अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू ईमान। ये जो जलाल साहब ने इनिशिएटिव लिया है और ये ट्रेनिंग वर्कशॉप अरेंज की है, ये प्रोग्राम तरतीब दिया, अरेंज किया, आपको कोई इसका फ़ायदा नज़र आ रहा है? एनीवन? आवाज़ तो आई नहीं यार, फ़ायदा क्या आएगा? अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्रेडिटर्स अक्रूड एंड अदर लाइबिलिटीज़ है। उसमें इसमें भी हम उसी तरह ही वही थीम लेके चलेंगे। पहले तो हम इसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि ये सेक्शन क्या है। क्रेडिटर्स अक्रूड एंड अदर लाइबिलिटीज़ के अंदर किस तरह के अकाउंट बैलेंसेस जो हैं वो ग्रुप होते हैं, क्लब होते हैं। एक तो हम ये देख लेंगे, फिर उन अकाउंट बैलेंसेस की जो है वो नेचर को हम डिस्कस कर लेंगे, और फिर एज यूजुअल जो है वो हम देखेंगे कि इस अकाउंट बैलेंस को या इस हेड को और इसके अंदर जो अकाउंट बैलेंसेस हैं उनको ऑडिट करने के लिए हमारी क्या अप्रोच हम अडॉप्ट कर रहे होंगे और किस किस्म के प्रोसीजर्स हम लगा रहे होंगे। जैसे जैन साहब भी हाईलाइट कर रहे थे कि हम यहाँ पे जो है वो की प्रोसीजर्स ही डिस्कस कर रहे हैं, procedures which are more critical or more important, but everyone needs to follow a well-designed audit program basically. उसके बाद कोई डिस्क्लोजर्स जो हैं उसको हम देख लेंगे, फिर वर्किंग पेपर्स कुछ देख लेंगे इसी हेड से रेलेवेंट, एंड एज यूजुअल जब हम ये सारा कर चुके होंगे तो फिर हम देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें नोट करने हैं और उनका ख्याल रखना है जब हम इस एरिया की वेरिफिकेशन कर रहे होंगे, और आखिर में QCR फाइंडिंग्स। अच्छा जी, इसमें क्रेडिटर्स हैं। नॉर्मली जो आइटम्स ग्रुप होते हैं, मैंने कुछ चीदा आइटम्स इसमें लिए हैं। क्रेडिटर्स हैं एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, अक्रूड लाइबिलिटीज़, कुछ टैक्सेस पेएबल हो सकते हैं, दे मे बी इनकम टैक्सेस और सेल्स टैक्सेस पेएबल, WPPF और WWF की प्रोविजन हो सकती है, और एनी अदर पेएबल्स। क्रेडिटर्स क्या हैं? कोई भी अदारा जो गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट पे लेता है तो उसके अगेंस्ट जो अमाउंट पेएबल होती है दैट इज़ रिकॉर्डेड एज क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिट टर्म्स हैं, आपको माल या सर्विसेज रिसीव हो चुकी हुई हैं लेकिन अभी आपने उसकी पेमेंट नहीं की है एज एट द ईयर एंड, तो वो आप उसको अकाउंट फॉर करते हैं एज क्रेडिटर्स। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स क्या है? जैसे हम दूसरों से क्रेडिट पे माल लेते हैं या सर्विसेज लेते हैं, इसी तरह हमसे भी लोग हमारी सर्विसेज या गुड्स क्रेडिट पे लेते हैं। क्रेडिट टर्म्स होती हैं कि आप हमें ये सप्लाई दें और 30 डेज और 60 डेज बाद आपको हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। और बाज़ का ये भी होता है कि हम जो चीज़ बना रहे हैं दैट इज़ वेरी हॉट सेलिंग और बड़ी उसकी डिमांड है मार्केट में, और उसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो फिर वो क्या करते हैं कि हम अपनी टर्म्स पे उसको बेच रहे होते हैं। मतलब ये कि अगर कोई हमें ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो हम उसे कहते हैं कि जी आप हमें एडवांस दें पहले, ठीक है जी, एडवांस हम पहले ले प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको डिलीवर करते हैं। तो वो हमारे कस्टमर्स हैं, उनसे जो हम पैसे पहले ले लेते हैं वो हमारा एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स में हम उसको ग्रुप करते हैं। अप्रूव्ड लाइबिलिटीज़ डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं, सॉर्ट ऑफ रेकरिंग मंथली एक्सपेंसेस। उसमें जो ईयर एंड पे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं इस तरह के जो हम इनकर कर चुके होते हैं लेकिन वो नॉर्मली उसको हम पे नेक्स्ट मंथ कर रहे होते हैं, जैसे यूटिलिटीज़ यू कैन ऑल नो, सैलरीज भी हो सकती हैं, ठीक है जी, और कुछ टैक्सेस वगैरह भी हो सैलरीज हो सकती हैं, यूटिलिटीज़ हो सकती हैं, ये भी हम देखेंगे। इसमें डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। टैक्सेस पेएबल, इसमें भी सेल्स टैक्स भी हो सकता है कि आप मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आप अपनी कैलकुलेशंस करते हैं कि जी हमने जो सेल्स की उस पर हमारा क्या आउटपुट टैक्स था, हमने जो परचेजेस की उस पर क्या हमारा इनपुट टैक्स था। अगर हमारा आउटपुट टैक्स जो है वो इनपुट टैक्स से ज़्यादा है तो दैट मीन्स वी नीड टू पे समथिंग टू दी गवर्नमेंट ट्रेजरी, तो वो जो पेएबल है वो आपका अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, क्योंकि द रिक्वायरमेंट टू फाइल द इनकम द सेल्स टैक्स रिटर्न and to pay the related liability is subsequently I think till 20th, कि अगले माह की आपने 20 तारीख तक रिटर्न जमा करवानी है और साथ ये पे करना है, वो आ रहा होगा। प्लस ये है कि कुछ हम पेमेंट्स कर रहे हैं उस पर हम टैक्सेस काट रहे हैं,
सप्लाईज पे, उसके अलावा सैलरीज पे, डिफरेंट किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर हम टैक्स काट रहे होते हैं। उसमें भी रिक्वायरमेंट ये है लॉ की, टैक्स लॉ की, कि जिस वीक में आप टैक्स काट रहे हैं उसके नेक्स्ट वीकेंड तक आपने जो है वो डिपॉजिट करवाना है। तो टुवर्ड्स द ईयर एंड अगर आपने कोई टैक्सेस काटे हैं और बाद में जमा करवाए हैं तो वो टैक्सेस पेएबल में ग्रुप हो रहे होंगे। WPPF एंड WWF। WPPF जो है वो वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, इसका एक एक्ट है 1968। उसके मुताबिक जो है जो भी अदारा जो प्रॉफिट कमाएगा उसका 5% जो है वो उसने उसकी प्रोविजन करनी है और वो पे करना है टू दी वर्कर्स, टू दी एम्प्लॉइज। तो ये रेंट पे जो है आपकी जब फाइनेंशियल फिगर्स फाइनल होती हैं, प्रॉफिट डिटरमिन होता है, तो उस प्रॉफिट पे फिर ये कैलकुलेशन की जाती है और इसकी प्रोविजन कर ली जाती है एट द ईयर एंड। इसी तरह WWF है, दिस इज वर्कर्स वेलफेयर फंड। ये 2% है ऑफ द टैक्सेबल इनकम और द अकाउंटिंग प्रॉफिट whichever is higher or the deemed income whichever is higher। ये WWF एक्ट की रिक्वायरमेंट है, इसकी भी प्रोविजन आ रही होती है इसके अंदर। अदर पेएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि उसके जब आपने उसको ऑडिट करना है तो यू नीड टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल द नेचर ऑफ दोज पेएबल्स, और फिर उस हिसाब से ही आप अपने प्रोसीजर्स डिजाइन करेंगे कि ये किस तरह का पेएबल है। इज इट पेएबल टू सम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर सम लीगल रिक्वायरमेंट, और इज इट पेएबल टू सम पार्टी अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, कि क्या उसकी नेचर है। ठीक है, उस हिसाब से ही आप उसको फिर वेरीफाई करेंगे। ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट अप्रोच क्या है। अब हम बार बार ये डिस्कस करते हैं कि हम इस वक्त एग्जीक्यूशन स्टेज पे हैं। इट मींस कि हम क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म कर चुके हैं, हम प्लानिंग कर चुके हैं, हम कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं, ये सारे काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैटेरियलिटी भी डिटरमिन कर चुके हैं, रिस्क असेसमेंट भी कर चुके हैं। और रिस्क असेसमेंट एट द अकाउंट बैलेंस एंड रिजर्वेशन लेवल जब हमने किया है तो उस वक्त हमने वहाँ पे देखा होगा कि इस एरिया में हम कोई रिस्क तो नहीं असेस कर रहे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके हुए हैं और इसी की बेस पे अब जो हम एग्जीक्यूशन में या हम सब्सटेंटिव टेस्ट, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे होंगे या सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स। अच्छा जी, क्रेडिटर्स और एडवांसेस के केस में सॉर्ट ऑफ सिमिलर किस्म के प्रोसीजर्स हैं, क्योंकि इसमें पार्टीज इन्वॉल्व हैं। तो एक तो पार्टी वाइज लिस्टिंग आप ले लेंगे, मूवमेंट ले लेंगे, एज एनालिसिस ले लेंगे कि जी किस पार्टी को कितना पेएबल है और कब से पेएबल खड़ा है, उसकी एज एनालिसिस वगैरह ले लेंगे। उसकी मूवमेंट ले लेंगे कि जी उस पार्टी को ओपनिंग में क्या पेएबल था, ड्यूरिंग द ईयर उससे क्या परचेजेस की और कितनी उसको पेमेंट की, और क्लोजिंग में कितना पेएबल खड़ा है। उसके बाद आप सैंपल सेलेक्ट कर लेंगे कंसीडरिंग ऑल योर रेलेवेंट फैक्टर्स, और फिर आप कंफर्मेशन लेटर्स उनको भेज देंगे। कंफर्मेशन के ऊपर वही प्रोसीजर है कि कंट्रोल समरी बनाएं, उसमें सारा डॉक्यूमेंट करें, कब भेजी थी, क्या उसका डेट थी, क्या कोरियर रेफरेंस नंबर था। उसके बाद अगर आपने रिमाइंडर्स भेजे हैं तो उनको भी प्रॉपर्ली उसमें डॉक्यूमेंट करें। अब कंफर्मेशंस के कुछ रिप्लाईज आपको आ गए हैं, तो वो सिर्फ आपने लेके फाइल में नहीं लगाने। जो पार्टीज ने बैलेंसेस कंफर्म किए हैं, यू नीड टू कंपेयर द बैलेंसेस एज पर लेजर्स विद दोज बैलेंसेस, और अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो फिर उसको आपने इन्वेस्टिगेट भी करना है और रिकंसाइल भी करना है। और अगर आपको कंफर्मेशंस नहीं आई हैं तो फिर आपने ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स जब आपने परफॉर्म करने हैं तो लेट्स से कि क्लाइंट की 100 पार्टीज थी, आपने 10 पार्टी सेलेक्ट की, उन 10 पार्टीज का जो टोटल बैलेंस है कलेक्टिवली मिला के वो 500 मिलियन लेट्स से बनता है। ठीक है, तो अल्टरनेट प्रोसीजर से आप ये कहें कि जी सब्सीक्वेंटली 500 मिलियन में से लेट्स से 240 मिलियन जो है वो पे कर दिया हुआ है कंपनी ने, तो दिस इज गुड इनफ, हमें एश्योरेंस मिल गई कि ये गुड है। ठीक है, तो ये टेक्निकली ये एक एरर है। जब हम पहले ही सिलेक्टेड पोर्शन पे काम करें, एक सैंपल पे काम करें, तो सैंपलिंग आउट ऑफ सैंपल नहीं करना, कभी भी नहीं करना। जब हमने कह दिया कि हमने ये 10 पार्टीज का बैलेंस वेरीफाई करना है तो मींस कि हमने उनका बैलेंस 100% वेरीफाई करना है। ठीक है, अगर सब्सीक्वेंट क्लियरेंस 240 मिलियन की हो रही है तो नो वी नीड टू
वेरीफाई द बैलेंस टू 60 मिलियन एज वेल, और हमारी उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसलिए मैंने इसमें हाईलाइट किया है परफॉर्म टू वेरीफाई द फुल बैलेंसेस ऑफ सिलेक्टेड पार्टीज, इस पे एम्फोसिस दिया है। ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं, हम सब जानते हैं, कितनी दफा आप डिस्कशन में आ भी चुका है। एक तो सब्सिक्वेंट क्लियरेंस है, अगर हमारा कोई पेएबल था और बाद में पे हो गया हुआ है, हमने उसको वेरीफाई कर लिया रिकॉर्ड से कि ये पेमेंट हो गई है, तो दैट मीन्स कि वो एग्जिस्ट कर रहा था एज एट दी बैलेंस शीट डेट। और अगर उसमें से कुछ पार्शल पेमेंट हुई है, पार्शल नहीं पेमेंट हुई, तो देन वी नीड टू चेक कि जी ये जो पार्शल पे नहीं हुआ रिमेनिंग बैलेंस, ये किन इनवाइसिस के अगेंस्ट खड़ा है। ठीक है, इसके अगेंस्ट कंपनी ने क्या चीजें खरीदी थी या क्या सर्विसेज ली थी। ठीक है, उसको हम ट्रेसिंग फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। ठीक है जी, या वो टारगेट टेस्टिंग अभी कह रहे थे जैन साहब, इसको यू कैन नेम इट एनीथिंग। बहरहाल उसका मतलब ये है कि जो बैलेंस खड़ा है, अब उसकी आप सोर्स डॉक्यूमेंट्स या अंडरलाइंग जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको वेरीफाई करें कि ये कौन सी परचेजेज हैं जिसमें से ये बैलेंस अभी तक आउटस्टैंडिंग है till we are performing the subsequent clearance. We are checking subsequent clearance, maybe हम unpaid है, तो हमें फिर सोर्स डॉक्यूमेंट से उसको चेक करना है। अच्छा, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्मली जो है वो हम जैसे परचेजेस को वेरीफाई करते हैं ना P&L में, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, उसमें हम ये करते हैं कि जितने भी रेलेवेंट सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके पर्टिकुलर्स नोट कर रहे होते हैं अपनी टेस्ट ऑफ डिटेल्स की शीट में कि जी आईजीपी क्या था, परचेज ऑर्डर क्या था, आईजीपी क्या था, उसके बाद इनवाइस पे क्या आ रहे हैं पर्टिकुलर्स, ये सारी चीजें, फिर पेमेंट का भी सारा रिकॉर्ड। तो जब आप ट्रेसिंग फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स कर रहे हो तो आई वुड एडवाइज यू ऑल कि कंप्लीट उसकी जो है वो आप टीओडी करें, कंप्लीट सोर्स डॉक्यूमेंट चेक करें। सिर्फ नॉर्मली एरर जो हम कर रहे हैं वो ये कि हम सिर्फ इनवाइस देख लेते हैं जाके कि ये इनवाइस नंबर थी, ये डेट थी और ये उसकी अमाउंट थी। ठीक है, तो अंडरलाइंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो इनवर्ट गेट पास है, जीआरएन है, जो भी है, परचेज ऑर्डर इशू किया था, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देखने चाहिए और आपस में कंपेयर करना चाहिए। तो जो ट्रेसिंग फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स है, ये रेप्लिका होना चाहिए जो आप परचेजेस में टीओडी शीट यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मूवमेंट वगैरह हमने देखी थी, उसमें जब आप मूवमेंट लेते हैं तो कई आपको फौरन ही वहां पे पता चल जाता है कि ये ओपनिंग बैलेंस था, इस पार्टी के साथ पूरे साल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, देयर इज नो डेबिट नो क्रेडिट एंड द सेम बैलेंस इज अपेयरिंग एज क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको वो हाईलाइट कर रहा है कि जी ये लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, नंबर वन। नंबर टू ये कि जो कंपनी है, दिस कंपनी इज नो मोर डीलिंग विद दैट सप्लायर। ठीक है, कोई परचेज नहीं की, कोई पेमेंट नहीं हुई, तो वो इस तरह के अगर बैलेंसेस आ रहे हैं तो वो आप उसको आप ऑब्वियसली नोट करेंगे फॉर डिस्कशन विद द मैनेजमेंट कि जी ये क्यों आउटस्टैंडिंग खड़े हैं। देखिए, इसमें एक अच्छा सवाल है ये, बहुत ये एप्लीकेबल है टू ऑल रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स कि इवन दो के कंफर्मेशन आ रही है, लेकिन कंफर्मेशन जो है वो आपको ये नहीं बताती कि ये बैलेंस इंपेयर्ड नहीं है। कंफर्मेशन आपको ये नहीं बताती कि ये बैलेंस अल्टीमेटली रिसीव हो जाएगा। मोर पर्टिकुलरली दिस इज रिलेटेड टू रिसीवेबल्स। पेबल्स जो है ये कंपनी से रिलेटेड है। अगर कंपनी पे नहीं कर रही, आउटस्टैंडिंग खड़ा है, तो देर इज मोस्ट प्रोबेबली देर इज चांसेस कि जो सप्लाईज उसने दी थी उसमें कोई गड़बड़ थी, इनके कोई क्लेम्स थे, इन्होंने कहा जी आपने जो हमें प्रोडक्ट दी थी वो बड़ी इंफीरियरिटी वो थी, इंफीरियर थी, और वो दैट वाज नॉट अप टू मार्क हमारा, तो आपसे काउंटर क्लेम है। देर मे बी सम डिस्प्यूट, कोई रीजन होगी जिसकी वजह से वो पे नहीं कर रहे, होल्ड किया हुआ है, या उन्होंने किसी वजह से उसको पेमेंट को रोका होगा कि जनाब ये पहले आप चीजें मेकअप करके दें, ये हमने आपको गुड्स वापस भेजी थी, उसको आप ये उसमें वो उसको करके दें, रिपेयर करके दें या वट एवर, देन वी विल मेक पेमेंट। पेबल से रेलिवेंट जो है ये तो कंपनी के पास होंगी रीजंस कि क्यों नहीं वो कर रहे। रिसीवेबल्स जो हैं उससे रेलिवेंट जो है उसमें डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं कि जी अब जिस पार्टी एक कह रही है जी मैं दे दूंगी आपको पैसे, मैं दे दूंगा, लेकिन उसका बिजनेस ही लॉसेस कर रहा है। ठीक है जी, उसकी मार्केट जो उसकी अपनी पर्सनल सिचुएशन है वो बड़ी खराब है। ठीक है, उस केस में
IFRS 9 कहता है वो आपने ECL परफॉर्म जरूर करना है, आपने वहां पे क्रेडिट लॉस जो है ना वो सेस जरूर करना है, ओवर लाइफ टाइम कर लें उसका कि जी कब तक क्या एक्सपेक्टेड है कि जब तक हम ये रिकवर करेंगे तो कितने परसेंट हम रिकवर कर सकेंगे। ठीक है, उस केस में वो आएगा। इस केस में ये आएगा कि जी क्यों पेबल खड़ा है, क्यों नहीं पे कर रहे, क्या इसमें रीजन है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको मैनेजमेंट बताएगी कि ये क्यों खड़ा है जी, क्या रीजन है। हो सकता है ये भी हो कि जी जिससे हमने सप्लाईज ली थी उसने हमें सप्लाईज दी, उसके बाद वो उस बिजनेस ही उसका ठप हो गया, चला गया, वो पैसे भी नहीं उसने मांगे हमसे और हमारे पास किताबों में खड़े हैं, कोई भी रीजन हो सकती है। ये वाली कुरियन है, इसको हम अगर ना इम्प्लीमेंट करें, ऑर्डर करते हैं कि अगर 3 साल से ज्यादा पुरानी बैलेंस को राइट ऑफ करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट है एफपीआर की, उसको डिलीवरी ज्यादा। देखिए उसका इम्पैक्ट जो है वो असेसमेंट के ऊपर ओबियसली आएगा, आपकी अकाउंटिंग तो उससे नहीं लेगी। अकाउंटिंग तो आपने असेस करना है कि ये पेएबल है कि नहीं है। मैनेजमेंट कह रही है कि जी स्टिल पेएबल है, हमारे उस वो हमसे मांगता है, हमने उसको रोका हुआ है, ऐसे कहा ये पहले करे वो करे, थिंग्स लाइक दिस। तो हो सकता है कि टाइम गुजर जाए। जो टैक्स ट्रीटमेंट है दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज डिफरेंट। हो सकता है टैक्स में वो एड बैक करके आपकी लाइबिलिटी निकालें, आपको ऑर्डर भेज दें और कंपनी के ये तो नहीं बनता जी, ये अल्टीमेटली हमने पे करना है या हमने रिसीव करना है वट, और हम इसको चैलेंज करेंगे। तो वो जो अल्टीमेट जो भी डिसीजन होगा उसका इम्पैक्ट तो जरूर आएगा कि आपको कोई एडिशनल लाइबिलिटी पे करिए तो यू विल रिकॉर्ड दैट एज योर इनकम टैक्स एक्सपेंस और वट। ठीक है, लेकिन यू कैन स्टिल होल्ड इट इन योर बुक्स के जी नहीं मैंने तो रिकवर करना ही करना है। ठीक है, ऑडिटर ने जो 3 साल से ज्यादा पुराने बैलेंसेस थे मेरी यूनिवर्सिटी के नहीं राइट नहीं नहीं वो नहीं कर सकता। वो देखिए टैक्स की कैलकुलेशन इज समथिंग एल्स, इट हैज नथिंग टू डू। हम वी ऑल नो कि हम अकाउंट से फिगर्स लेते हैं, उसमें हम एड बैक करते हैं, उसमें हम ये कहते हैं ये एडमिसिबल है, इनएडमिसिबल है। अभी अगला सेक्शन हमारा उसमें भी आएगा डिस्कशन में, डेफर्ड टैक्सेशन के ऊपर, सेल्स टैक्स एक्ट में। हाँ, कल को इनकम टैक्स में भी आ सकती है लेकिन एनी हाउ उसका इम्पैक्ट नहीं है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आर डिफरेंट और टैक्स ट्रीटमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, उसको हमारा ये अगला जो टॉपिक है ना उसका भी ये सब्जेक्ट है, उसमें आएगा। कि ऑडिटर ने एडिक्वेसी ऑफ टैक्स प्रोविजन है उसको प्रोवाइड करना है टैक्स प्रोविजन। अब ये इस क्वेश्चन को उसके साथ बच गए, वैसे तो आगे इस पर पूरा सेक्शन है, लेकिन सिर्फ आप ये ओपिनियन दे रहे कि आप जब ऑडिटर उसको अपनी टैक्स प्रोविजन कर रहा होगा उसने अगर ये इम्पैक्ट मटेरियल बनता है और उसकी वजह से जो टैक्स प्रोविजन है वो स्टेट लॉ स्टेट हो सकती है, तो वहां में तो उसके लिए बड़ा डेफिनेटली ही विल कंसीडर इट, डेफिनेटली ही विल कंसीडर इट। वहां पे वो कंसीडर करेगा कि जी इन्होंने कैलकुलेशन की है, इसमें ये एडबैक नहीं किया, ये करना चाहिए था, या कैश पेमेंट्स की हैं जो कि डिसअलाउ हो जाएंगी, वो उसमें कंसीडर कर सकता है और करना चाहिए। उसका इम्पैक्ट कैलकुलेट करेगा, मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा, मे बी सिग्निफिकेंट ना हो मैनेजमेंट लेटर का हिस्सा बना देगा। ये कंप्लायंस ऑफ लॉस में भी आएगा। कंप्लायंस ऑफ लॉस जिनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इम्पैक्ट आता है, तो स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि उसको आपने कंसिडर करना है। ठीक है ना, उसको आपने डिस्कस भी करना है, उसको एड्रेस भी करना है। जी और आप सेकंड इम्पैक्ट इसका डेफर्ड टैक्स में ले लेंगे एज एन डेफर्ड टैक्स एसेट, लेकिन जब अल्टीमेटली 5 साल बाद 6 साल बाद पेमेंट हाँ होगी जी, तो आप इसमें ये बिल्कुल पॉइंट है। बेसिकली जो एड बैक का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 3 साल अगर पेमेंट नहीं हुई तो वो आप एड बैक कर लेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम जिस साल में पेमेंट होगी दैट विल बी अलाउड एज एन एक्सपेंस। जी ये है जी वैलिड। सर अभी तो हम देख रहे हैं क्रेडिटर्स का एस्पेक्ट से, अगर हम इसी को काउंटर एस्पेक्ट देखें कि जो जिस बंदे का रिसीवेबल है उसकी बुक्स में भी 3 साल से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो गया और उसने कोई लीगल डिस्प्यूट लॉन्च नहीं किया अभी तक, आपस में ही डिस्कशन कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ लिमिटेशन तो पास हो गया। अब ऐसे केस में उसकी बुक्स में वो रिसीवेबल आना
ठीक है या नहीं है, उसे राइट ऑफ करवाना चाहिए हमें? अब हम दूसरी तरफ चले गए हैं, हाँ जी, रिसीवेबल की बुक्स। अब हमारा रिसीवेबल बन गया है। जी जी। सिर्फ 3 साल पूरे हो जाना काफी नहीं है सिर्फ किसी लाइबिलिटी के एड बैक करने के लिए। वो एक पर्टिकुलर लॉ की रिक्वायरमेंट है, वो टैक्स के एंड तक रहेगी। लेकिन लाइबिलिटी के एड बैक जब आप कर रहे हैं तो वो तो इन इट सेल्फ ऑडिटर के लिए क्वेश्चन रेज होता है कि यार ये जेन्युइन लाइबिलिटी थी या नहीं, क्यों एड बैक हो रही है। मतलब वेदर इट वाज एन एक्चुअल परचेज दैट वाज रिकॉर्डेड एज अ लाइबिलिटी, तो वो 3 साल तक लाइबिलिटी क्यों है। तो वो सिर्फ 3 साल पूरे हो जाने पे एड बैक होके ऑडिटर सेटिस्फाई हो जाएगी जी 3 साल पूरे हुए थे तो एड बैक हो गया तो नो प्रॉब्लम। नहीं, यहाँ तो प्रॉब्लम है कि एड बैक क्यों हुई है। वो टैक्स की बुक का ट्रीटमेंट वो Different. सेपरेट है, वो आप टैक्स लॉज में रखेंगे। ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर बने हुए फाइनेंशियल्स, इसका उससे ताल्लुक नहीं है। ये अपने अकाउंटिंग लॉज पे चलेंगे जो एज पर IFRS। इन अदर वर्ड्स जो इजलास साहब कह रहे हैं वो ये हैं कि अगर कोई एंटिटी राइट बैक्स करती है तो हम उसको भी क्वेश्चन करते हैं बेसिकली कि जी क्यों आप राइट बैक कर रहे हैं, व्हाट वाज द रीजन। और फिर उसमें ज्यादातर ये होता है कि हम हाईएस्ट जो अथॉरिटी होती है हम कहते हैं उनका अप्रूवल दिखाएं हमें कि ये मैटर आप वहां लेके भी गए थे कि नहीं गए थे। अच्छा सर, इसमें मेरा ख्याल है, मेरा ओपिनियन है इस पे कि किसी भी लाइबिलिटी को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की मैं बात करूँ, नॉट द टैक्स ट्रीटमेंट, बिकॉज दैट इज डन, उसको आप उस वक्त तक राइट बैक नहीं कर सकते, इनकम नहीं बना सकते जब तक जो काउंटर पार्टी है वो भी उस पर एग्री ना कर जाए, बिकॉज इट विल स्टिल फॉर्म अ डिस्प्यूट इफ इट्स अ मटेरियल अमाउंट, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ मटेरियल, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग। तो जब तक काउंटर पार्टी एग्री नहीं करेगी कि ओके you can write off this. Got your point. Basically, इस सारी सिनेरियो में you don't need to consider only the taxation aspect. Basically, you need to consider all the relevant aspects in order to reach to a conclusion कि जी क्या होना चाहिए। ठीक है जी, सिर्फ टैक्स का उसमें एलिमेंट नहीं है, एस्पेक्ट नहीं है। राइट बैक करना भी है तो इसमें मेरा ख्याल लीगल एडवाइस भी रेलेवेंट हो जाती है। अगर आप लीगल सारे फैक्टर्स, हाँ, अब जब legal हम सारे advice फैक्टर्स देंगे- कह रहे हैं तो फिर सारे फैक्टर्स जी लीगल एडवाइस including your legal advice and all that, your practices, your previous history, all that. अच्छा जी, एजिंग की टेस्टिंग, ये भी एक प्रोसीजर है जो कि समवट लगता है कि मिस हो रहा है कई जगहों पे। जो हम नॉर्मली जो है वो क्लाइंट हमें एज एनालिसिस देता है, तो हम उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं और लगा देते हैं फाइल में। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है या जो प्रोसीजर हमें परफॉर्म करना चाहिए वो एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सिलेक्टेड पार्टीज हमें ज़रूर कर लेना चाहिए कि जो पार्टीज हमने सेलेक्ट की हैं उनका एज एनालिसिस ज़रूर टेस्ट कर लें कि जी वो अगर वो सही आ रहा है तो वी कैन रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट। उसके बाद है जी ये यहाँ पे जो आप प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो कोलैबोरेशन का भी हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, ये इंटरलिंक्ड है सारा आपका ऑडिट जो है। अब ये अगर हम क्रेडिटर्स की बात करें तो इट इज लिंक्ड विद परचेजेस, तो जो वहाँ पे भी जो काम शाम आपने किया है वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी और जो यहाँ आपको इंफॉर्मेशन मिली है दैट शुड बी कंसिस्टेंट। जैसे कल परसों भी एग्जांपल दे रहे थे कि जी वहाँ पे आ रहा है परचेजेस हमने वेरीफाई की, उसके लिखा है कि ये इनवाइसेस आउटस्टैंडिंग खड़ी हैं और जिन पार्टीज की खड़ी हैं इधर पार्टीज लिस्टिंग में वो पार्टी नहीं आ रही, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ लिस्टिंग कुछ और कह रही है, वहाँ जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है वो कुछ और कह रही है, तो कोलैबोरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है जी ओमिटेड लाइबिलिटी टेस्ट, या इसको सर्च फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज भी कहते हैं। ये QCR का एक खास पॉइंट है कॉमन पॉइंट है जो अपीयर हो रहा होता है रिपोर्ट्स में मोस्टली। जी एनालिसिस नहीं किया होता, वो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास होता है और पता नहीं होता कि लाइक अब ये किस टाइम की इनवॉइस इशू हुई है, उससे रिलेटेड क्रेडिट बैलेंस है, तो उस पे क्या कर सकते हैं। देखिए अगर क्लाइंट ने आपको नहीं दिया हुआ तो यू नीड टू परफॉर्म योरसेल्फ बेसिकली। इसमें आपको ये देखना है कि क्लाइंट का जो पेमेंट टर्म्स हैं अपने क्रेडिटर्स के साथ वो किस तरह है, यानी पेमेंट किस तरह से जा रही है, इज इट बीइंग पेड इनवॉइस वाइज और इज इट बीइंग पेड लम्प सम। अगर इनवॉइस वाइज पेड हो रही है तो ऑब्वियसली आप जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको आप ट्रेस करेंगे फ्रॉम द रेलेवेंट इनवॉइसेस कि ये कौन सी 2 3 4 इनवॉइसेस मिलके ये बैलेंस बन रहा है। ठीक है, अगर लमसम हो रही है पेमेंट तो फिर आप FIFO लगाएंगे, आप कहेंगे कि जी जो पहले हमने परचेज की थी उसकी पेमेंट हो चुकी है, जो क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज रिलेटेड टू द मोस्ट रीसेंट परचेजेस।
ठीक है, इन दैट केस यू नीड टू, और फिर उन इनवॉइसेस का पीरियड देखना होगा कि ये 1 माह में फॉल कर रही है, ये 3 माह में फॉल कर रही है, ये 6 माह में फॉल कर रही है, तो उससे आपका एज एनालिसिस भी बन जाएगा। अच्छा सर, मेरा यहाँ पे OLT पे क्वेश्चन है। यहाँ पे जो यूली प्रोसीजर्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। ये जो आपने चेक कंप्लीटनेस लिखा हुआ है, कंप्लीटनेस को जरा अगर आप इसको मतलब थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंड करें तो व्हाट टाइप ऑफ प्रोसीजर्स यूली वुड इंक्लूड टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ OLT? ये हम करेंगे जी, इसमें वर्किंग पेपर्स मैंने ऐड किए हुए हैं, वहाँ आगे जाके हम करते हैं इसको। अच्छा जी, क्रेडिटर्स अक्रूड, क्रेडिटर्स के और एडवांसेस की हद तक हमारा काम हमने देख लिया कि ये प्रोसीजर्स हमने लगाने हैं। एग्जीक्यूशन स्टेज, अच्छा इसमें एक और पॉइंट है, क्रेडिटर्स और एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स जो है ना, उसमें एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि नॉर्मली ये रिसीवेबल साइड पे ज़्यादा रेलेवेंट है कि अगर हमने कोई एडवांसेस दिए हुए हैं, जैसे अभी जैन साहब कवर कर रहे थे, तो उसमें 60 डेज, 90 डेज, 6 मंथ्स, 1 ईयर इवन, दैट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ टाइम कि आपके वो एडजस्ट ही नहीं हो रहे। ठीक है, वहाँ पे जब आपने दिए हुए हैं तो वहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है, वहाँ पे आपने वो 3 साल वाला जेन में नहीं लाना कि 3 साल तो हुए नहीं। नॉर्मली ये होता है कि आपने परचेज ऑर्डर दिया, उन्होंने कहा जी आप एडवांस जमा करवा दें, हम आपको डिलीवरी दे देंगे, आपने एडवांस दे दिया, तो वो जो टाइम गैप है बिटवीन पेमेंट ऑफ एडवांस एंड इट्स एडजस्टमेंट, वो कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट नॉर्मली बिजनेसेस में नहीं होता और ना ही होना चाहिए। तो अगर कोई एडवांस आपने दिया हुआ है और टाइम हो गया है, तो इसका मतलब है कि वो आपको तवज्जो दिला रहा है कि जी इसको देखने की ज़रूरत है कि ये क्यों इतनी देर से आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, इसी तरह एडवांसेस जो हमने लिए हुए हैं कस्टमर से, उसमें भी ये सेम केस है कि अगर लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है तो आपको पूछना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं, इसकी डिलीवरी क्यों नहीं हो रही। फिर आप कहेंगे जी बताएं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था जिसके तहत आपने ये एडवांस पकड़ा था, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को स्टडी करेंगे, फिर उसमें डिलीवरी टाइमलाइंस को स्टडी करेंगे कि जी कौन सी डिलीवरी टाइमलाइंस थी, क्या रीजंस बन रही हैं, फिर अगर उसमें कोई क्लॉजेज हैं जिसमें कोई डैमेजेस वो क्लेम कर सकता है, वो भी आप देखेंगे कि जी अगर आपने डिले कर दिया है, आपके एंड पे डिले है, आप डिलीवर नहीं कर रहे, हो सकता है कि एडवांस हमें आ गया हो और क्लाइंट के साथ कोई बाद में इंस्ट्रक्शन आ गई हो कि जी अभी मुझे माल नहीं चाहिए, मुझे माल चाहिए जनवरी में जाके या समथिंग लाइक दिस। तो वो आपको फिर उस केस में देखना होगा रीजंस कि क्यों एडवांस हमारे पास आ गया है लेकिन उसके अगेंस्ट डिलीवरी नहीं अभी तक हुई। अक्रूड लाइबिलिटीज, नेचर वाइज आइटम वाइज लिस्ट आप ले लेंगे अक्रूड लाइबिलिटीज की, और साथ पिछले साल से आप कंपेयर कर लेंगे। नॉर्मली जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट कर रहे होंगे उसमें जो अक्रूड लाइबिलिटीज में आइटम्स आ रहे होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो एक पहला तो ये जब आप कंपैरिजन करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि अच्छा ये सैलरीज पेएबल ये इस साल भी आ रहा है, पिछले साल भी आ रहा है, अच्छा इनकी मंथली सैलरी इतनी होती है तो उसके करीब करीब ही है, यहाँ इस साल जो है वो 10% इंक्रीज हुआ है सैलरी में तो ये उतना ही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ बास का ये होता है कि एक एक्सपेंस पिछले साल अक्रूवल में आ रहा था, इस साल नहीं आ रहा, देन यू नीड टू चेक कि जी क्यों नहीं आ रहा, और एंड वाइस वर्सा एज वेल कि जी इस साल कोई एक्सपेंस अक्रूवल में आ रहा है, पिछले साल नहीं आ रहा था, तो उसकी भी रीज़न आपको देखने की ज़रूरत है। तो ये जस्ट कंपैरिजन जो है ये आपको बहुत सारी वहाँ पे इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी आपको। अच्छा जी, दूसरा जो काम हमने करना है यहाँ पे कि वो लाइक अगर सैलरीज है तो P&L में जो पेरोल का सेक्शन है, सैलरीज का सेक्शन है, वहाँ पे हमने मंथ वाइज डिटेल्स ली हैं क्लाइंट से, और वहाँ पे हमने अपने जो भी वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स है परफॉर्म किए हैं। तो अगर लास्ट मंथ की सैलरी अक्रूड है तो वो हमारी मैच होनी चाहिए जो वहाँ पे मंथ वाइज डिटेल आ रही है, तो वो भी हमें करने की ज़रूरत है। ये मैं सैलरी की मिसाल ले रहा हूँ बट दिस इज़ एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ अक्रूवल्स। सब्सीक्वेंट पेमेंट हम जो है उसकी चेक कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली जैसे हम कह रहे हैं कि जी ये लास्ट मंथ से रिलेटेड है, एक्सपेंस होता है नॉर्मली, और वेरी नेक्स्ट मंथ जो है ये पे हो रहा होता है, तो इसलिए ज़्यादातर जो हम ऑडिट करते हैं हमें ये 100% भी हम वेरीफाई कर लेते हैं कि जी पेमेंट हो गई है। सैलरी है अगले माह की 5, 7, 10 तारीख तक सैलरी पे हो जाती है, वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी सब्सीक्वेंटली कि ये क्लियर हो गई है। इसी तरह बाकी एक्सपेंसेस भी हैं। कोई अनपेड है अक्रूवल्स,
पिछले साल में कोई अक्रूवल स्टैंड किया था, अभी भी खड़ा है, तो इसका मतलब है कि दैट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ए डिटेल्ड लुक इनटू सच काइंड ऑफ अक्रूवल्स जो पिछले साल खड़े थे अभी भी आ गए हैं। उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि कोई एक्सेस प्रोविजन हो गई होगी लास्ट टाइम, और अब जाके स्टैब्लिश हो गया कि हमने जो प्रोविजन की थी वो एक्सेस थी ड्यू टू एनी, क्योंकि जब आप प्रोविजंस करते हैं वी ऑल नो कि ये बेस्ट एस्टिमेट होता है, ठीक है, एंड इट कैन चेंज। तो अगर बाद में चेंज हो गया एक्चुअली जो हमने एस्टिमेट किया था लेट्स से WWF का, और जब हमने पेमेंट की, रिटर्न फाइल की, रिटर्न के वक्त फिगर्स में कोई चेंज आ गया जिसकी वजह से WWF में चेंज आ गया, अब हमने पेमेंट कर दी, हमने प्रोविजन 10 मिलियन की थी, पेमेंट 8 मिलियन की है, तो 2 मिलियन खड़ा होगा इस दर, ठीक है। अब भी आप कहते हैं कि ये ओपनिंग से खड़ा है, तो उसको फिर देखने की जरूरत है क्यों खड़ा है। अगर एक्सेस है तो वो आपको पे करने की, वो आपको रिवर्स करने की जरूरत है, मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे इसको रिवर्स करें, ठीक है जी। टैक्सेस पेएबल, अगर कोई टैक्सेस पेएबल आ रहे हैं तो उसका आपको ऑब्वियसली सबसे पहले तो डिटेल ही चाहिए, उसकी ब्रेकअप चाहिए कि कौन सी पेमेंट्स हैं जिससे मुतलका वो टैक्सेस डिडक्ट हुए हुए हैं और सब्सिक्वेंटली ज़ाहिर पे होंगे, सैलरी से रिलेटेड एंड डिफरेंट। नॉर्मली हम ये कर रहे होते हैं कि ऑडिट में हम सेक्शन के हवाले से डिटेल्स ले लेते हैं कि 149 का जो सैलरीज के ऊपर जो लगता है टैक्स, उसकी क्या डिटेल है, कौन से आपने टैक्सेस काटे हैं, और उसको भी फिर मैच कर लेते हैं सैलरीज वाले सेक्शन से भी, ठीक है। और इसी तरह अगर सप्लायर्स को पेमेंट्स की हैं उसके ऊपर काटा है कोई टैक्स, जो भी उसकी नेचर है उसकी आप डिटेल ले लेते हैं। सेल्स टैक्स पेएबल कोई आ रहा है अगर, और एंड दैट इज रिलेटेड टू द लास्ट मंथ, तो दैट इज वेरी इजी टू वेरीफाई। आप सेल्स टैक्स रिटर्न उस माह की पकड़े और वहां से उसको क्रॉस कर लें, वो मैच होना चाहिए। अगर कोई उसमें डिफरेंस आ रहा है तो दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड अगेन। सब्सिक्वेंट डिपॉजिट ऑफ विदहोल्डिंग इनकम टैक्सेस या सेल्स टैक्स भी फॉर दैट मैटर, वो फिर आप चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी हमने डिस्कस किया है कि रिक्वायरमेंट ये है कि जिस वीक में आप वो डिडक्ट करते हैं उससे नेक्स्ट वीक के अंदर आपको जमा करवाना होता है। अच्छा, इसमें एक मैं देखता हूँ नॉर्मली जब मैं रिव्यूज़ कर रहा होता हूँ तो बहुत सारी जगहों पे ये नज़र आ रहा होता है कि ये लेट डिपॉजिट हुआ है टैक्स ना, लेकिन नोट नहीं हो रहा होती ये एज एन ऑब्जर्वेशन, इट शुड बी नोटेड, ठीक है। और ये जाना चाहिए आपका समरी ऑफ ऑडिट इश्यूज, फिर वहाँ से इट शुड बी गो टू द मैनेजमेंट थ्रू मैनेजमेंट लेटर कि जी जो भी एरिया आप काम कर रहे हैं, बेसिकली ऑडिट इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, कि जी जहाँ पे भी जो भी आपको एक्सेप्शन नजर आ रही है वो आप उसको नोट कर रहे हैं, ठीक है। बाज़ का आपने आपकी ऑडिट अप्रोच या आपका जो ऑडिट मैकेनिज्म है या जो कानून है आपका विच आर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, वो ये कहते हैं कि आपने इसका इम्पैक्ट देखना है, फिर उस हिसाब से इसको डिस्पोज ऑफ करना है। हो सकता है इमेटीरियल हो, बट यू कैन इंक्लूड इट इन योर मैनेजमेंट लेटर कि जी फॉर ए वैल्यू एडिशन परस्पेक्टिव, कि जी इन्होंने देखा था, इनको नजर आया है। अब उसमें क्या होगा कि कल को अगर टैक्स वाले देखेंगे और कहेंगे कि जी आपने ये लेट डिपॉजिट्स किया है, तो वो आपको वो पेनल्टी सरचार्ज सारा कुछ वो चार्ज करेंगे, तो दैट विल कॉस्ट द कंपनी बेसिकली। तो इसलिए कंप्लायंसेस को एम्फोसिस देने के लिए वी शुड हाईलाइट सच काइंड ऑफ नॉन कंप्लायंसेस टू द मैनेजमेंट। जी नहीं, देखिए जी इसमें मतलब कि वो उसका जो आप कह रहे हैं impact- सरचार्ज की प्रोविजन करनी चाहिए, दिस इज व्हाट यू प्रिसाइजली Yes, yes. विश टू से। नहीं, उसका रीजन ये है प्रोविजन लाइबिलिटी की डेफिनेशन में नहीं आता, दैट इज नॉट येट असेस्ड बाय द टैक्स डिपार्टमेंट, नो वन हैज रेज्ड दैट। लॉ की नॉन कंप्लायंस तो अक्कर हो चुकी है ना। हमने नॉन कंप्लायंस तो रिपोर्ट कर दी है, और उसमें हम लिखते हैं जब हम जब शामिल करते हैं उसमें लिखते हैं कि जी हो सकता है डिपार्टमेंट आपके खिलाफ कोई हरकत करे, तो आपको फिर वो हरकत फेस करना पड़ेगी, ये हम लिख देते हैं उसके अंदर। अच्छा, लेकिन जब हरकत होगी उसका फिर इम्पैक्ट आएगा फाइनेंशियल। अच्छा, आप कहते हैं कि जब तक टैक्स अथॉरिटी हमें अप्रोच नहीं करती तब तक रोज लाइबिलिटी नहीं है ना, लगाया नहीं आप पे फाइन। अब मैं ऐसे नहीं कह सकता जी मैंने सिग्नल तोड़ा है और मैं खुद ही चला जाऊं कि जी मैं अपने पैसे भी जमा करवा देता हूँ कि मैं सिग्नल तोड़ा है, पकड़ा गया नहीं, लेकिन चूंकि मुझे पता है मैंने सिग्नल तोड़ा है इसलिए मैं पैसे जमा करवा देता हूँ, ये नहीं पॉसिबल नहीं है ना। जब तक वो इस्टेब्लिश नहीं होता, वो आपसे डिमांड नहीं करते और अल्टीमेटली आप पे नहीं करते। अब वो अगर असेस करते हैं, आपसे डिमांड करते हैं, हो सकता है आप उसको फाइट कर रहे हो,
अगर आप फाइट कर रहे हैं तो वो आपका कंटीजेंट में आ जाएगा, कंटीजेंट आइटम है। नहीं, अगर आप इस- पे कर रहे हैं तो फिर वो रिकॉर्ड हो जाएगा। सर इस तरह तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं इनकम टैक्स की लाइबिलिटी या प्रोविजन नहीं करता, जब वो असेस करेंगे पे कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो लॉ की रिक्वायरमेंट है ना, वो वायलेशन पे नहीं है, इसमें फर्क है। इसमें सर जो आइजा 250 का क्या है रेलेवेंस, उसमें भी तो है ना, आप जिनका इम्पैक्ट डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है लॉस का, तो आपने उसका इम्पैक्ट वर्कआउट करना है। इम्पैक्ट नहीं है ना सर इसका, अभी नहीं इम्पैक्ट है, जब आएगा उस वक्त ऑब्वियसली वी विल असेस इट। अच्छा जी, WPPF और WWF के केस में क्या है, वी ऑल नो कि इसकी कैलकुलेशन होती है, उसका एक पूरा एक तरीकेकार है, हम देखेंगे भी आगे जाके वर्किंग पेपर्स में। तो आपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट करनी है कि जी आपकी फिगर आ रही है फाइनेंशियल्स में, इसकी हमें वर्किंग दे दें, कैसे आपने कैलकुलेट की है, और उस वर्किंग को फिर आपने चेक करना है। ठीक है जी। अच्छा, WPPF के केस में इस साल हम प्रोविजन कर रहे हैं, लेकिन जो हमने लास्ट टाइम प्रोविजन की थी उसकी मोस्ट प्रोबेबली इस साल पेमेंट आ रही होगी एम्प्लॉयज़ को, तो वो भी आपने उसकी भी लिस्ट ले लेनी है पूरी कि जी हाँ एम्प्लॉय वाइज पेमेंट दिखाएं। इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि मिनिमम वेजेस का 4 टाइम से ज़्यादा आप किसी एम्प्लॉय को पे नहीं कर सकते। इसमें यूनिट्स डिफाइंड हैं, कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। फर्स्ट कैटेगरी में 4 यूनिट्स हैं, सेकंड कैटेगरी में 2 हैं, थर्ड कैटेगरी में 1 है। एक पूरा उसका तरीक़ेकार है कैलकुलेट करने का, पर जब आप पर एम्प्लॉय निकाल लेते हैं, अगर वो जो इसकी लिमिट है उससे कम है तो यू कैन पे इट टू द एम्प्लॉय, अगर उससे ज़्यादा है तो आप मैक्सिमम जो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है वो एम्प्लॉय को देंगे, ओवर एंड अबव आप जो है गवर्नमेंट ट्रेजरी को जमा करवाएंगे। ठीक है, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। तो आप लिस्ट ले लेंगे जो पेमेंट्स की हैं, और एलोकेशन जो एम्प्लॉयज़ की है, जैसे एम्प्लॉय वाइज ये सारा मैंने डिस्कस किया कि इसकी तरीक़ेकार है प्रॉपर कैलकुलेट करने का, तो वो इन्होंने जो कैलकुलेशन की है वो भी आप उनको उससे ले लेंगे क्लाइंट से, और उसको चेक कर लेंगे, और कुछ आप जो है पेमेंट्स जो हैं वो टेस्ट चेक बेसिस पे वेरीफाई भी कर लेंगे। नहीं, 2 डिफरेंट लॉज है, वो और रिक्वायरमेंट है, ये और रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा जी, डिपॉजिट ऑफ WWF जो है, एक तो उसकी कैलकुलेशन वर्किंग आपने चेक कर लेनी है, और दूसरा जो पिछले साल हमने प्रोविजन की थी इस साल हो सकता है कि उसकी पेमेंट इन्होंने की हो गवर्नमेंट ट्रेजरी को, तो उसकी पेमेंट भी आपने वेरीफाई कर लेनी है। और अगर वो पेमेंट नहीं हो रही तो फिर आपको ऑब्वियसली डिस्कस करना पड़ेगा कि जी आपने पेमेंट क्यों नहीं की है अभी तक। अदर पेबल्स जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि इसमें कुछ भी हो सकता है, तो वो पहले क्या है इसके अंदर हमें वो देखना पड़ेगा, उसकी नेचर देखनी पड़ेगी। और अगर उसमें कोई वर्किंग इन्वॉल्व है, जैसे WWF WPPF की केस में थी, तो फिर हमें वर्किंग भी उनसे लेनी पड़ेगी, और उसको वही प्रोसीजर लगाना पड़ेगा जो अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। अगर अदर पेबल्स में कोई रिलेटेड पार्टी का रिसीवेबल पेबल आ रहा है, या फॉर दैट मैटर किसी भी पार्टी से कोई रिसीवेबल पेबल आ रहा है, ठीक है, इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब हम ऑडिट कर रहे हैं एनी काइंड ऑफ रिसीवेबल्स और पेबल्स फ्रॉम एनी पार्टी, वहां पे कंफर्मेशन फर्ज है, वहां पे आपने कंफर्मेशन जरूर भिजवानी है, और फिर वो सारा प्रोसीजर करना है कि आप कंफर्मेशन कंट्रोल समरी बना रहे हैं, रिमाइंडर्स भेज रहे हैं, कंफर्मेशन आ रही है उसको आप कंपेयर कर रहे हैं, अगर कोई डिफरेंस है इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, रिकनसाइल कर रहे हैं, अगर कंफर्मेशन नहीं आ रही तो आप ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं। कोई अगर उसमें अदर पेबल में कोई ऐसी अमाउंट है जो किसी लॉ के तहत आपने पे करनी है या किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत रिक्वायर्ड है, तो फिर आपको रेलेवेंट लॉ कंसल्ट करना होगा, रेलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पढ़ना होगा, और उसके मुताबिक उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे मिसाल में मैंने लिखा GIDC पेबल, ये जो सुई गैस के बिल्स थे उस पर आई थिंक 2015 में GIDC एक्ट आया था, और वो GIDC जो है गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस ये चार्ज हुआ था, तो उसको लोगों ने जाके चैलेंज कर दिया था, तो वो कई अकाउंट्स में अभी भी वो पेएबल आ रहा है। उसमें फिर बाद में जो है वो ऑर्डर्स जो आए थे, तो उसमें कोई लीगल लेकुना था, उन्होंने कहा जी कि आप ये रिमूव करें, वो उन्होंने बाद में रिमूव कर दिया। फिर वो सवाल ये पैदा हो गया कि जो पिछला था GIDC पे, वो इज़ दैट पेएबल और नॉट। फिर वहाँ पे डिसीजंस आए, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट तक, उन्होंने कहा जी वो पिछला नहीं पेएबल, और जो अगला है पेएबल वो आप इंस्टॉलमेंट में दे दें, थिंग्स लाइक दिस। तो कुछ अकाउंट्स में, सर प्लीज लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, कुछ अकाउंट्स में जो है वो GIDC पेएबल आ रहा है और उसमें लिखा हुआ है नीचे कि जी ये इंस्टॉलमेंट्स में पे होगा। फिर किसी जगह पे ये भी आ रहा है, जैसे वन ऑफ माय क्लाइंट्स
उन्होंने स्टे ले लिया हुआ इसके अगेंस्ट, हालांकि डिसाइड हो गया था कि आप इतनी इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दें। 2 4 6 उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स दी, उसके बाद वो फिर चले गए कोर्ट के पास, स्टे ले लिया, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये अकाउंट्स में डिस्क्लोज्ड है सर। ये सर्विसेज के लिए वो नोटिस भेजते हैं, जैसे आप सर्विस कंसल्टेंसी है या आईटी के हैं, या प्रोफेशनल सब्जेक्ट हो गया, ये हम लोग सर मैं कंसल्टेंसी नहीं यहाँ दे सकता, आपको दफ्तर आना पड़ेगा। यहाँ नहीं मैं दे सकता कंसल्टेंसी, यहाँ तो मैं ये डिस्कस करने आया हूँ आपसे। अच्छा इनाम साहब, मेरे भी जी मेरा एक क्वेश्चन है इनाम साहब, कहाँ यहाँ से? पे ये जो पेबल अंदर एनी लॉ या एनी अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, इस पे मैं अगर एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे करूं कि फॉर एग्जांपल जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो कि बाय द एक्ट ऑफ रेगुलेशन और बाय द एप्लीकेशन ऑफ एसबीपीज स्पेसिफिक नोटिफिकेशंस मेंटेन करने होते हैं। अब वो होते भी लॉन्ग टर्म है, उनके कॉन्ट्रैक्चुअली होते हैं, और वो इनिशियली लाइक दे मे लास्ट फॉर लाइक 5 years, बट दे कंटिन्यू टिल द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी गोइंग कंसर्न होगी, कंपनी खत्म होगी, तो वो डिपॉजिट्स एडीआर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो खत्म होंगे। अब यहाँ पे एज एन ऑडिटर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे सामने एक क्लाइंट आया और उसने एडीआर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं और वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में रिकॉर्ड होने में, और वो उनको लाइबिलिटी में और एसेट में? जी लाइबिलिटी में, क्योंकि वो लिए हुए हैं? मनी चैनल से लेने होता है ना, मनी चैनल से लेने होते हैं, लिए हुए हैं, लिए हुए हैं जी, ठीक है। अगेंस्ट डिसबर्समेंट्स। वो एसपीपी का एक ठीक है। सर्कुलर है, दोनों ही होते हैं, लिए भी होते हैं, दिए भी होते हैं, उनका ये नेचर जो ऑफ लिए बिजनेस इस जो तरह लिए का। हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब IFRS 9 कहता है कि एनी लायबिलिटी विच इज नॉट इंटरेस्ट बेरिंग, तो उसको जरा अमोर्टाइज करना हो तो कॉस्ट उसकी बाइंडिंग अनबाइंडिंग होनी है। अब यहाँ भी एक लीगल रिक्वायरमेंट है, जिसको अगर हम वाइंडिंग अनवाइंडिंग करते हैं IFRS 9, तो जो उसकी कैरिंग वैल्यू हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी फ्रॉम द रेगुलेटरी वैल्यू दैट शुड बी देयर। तो यहाँ पे फिर क्या करना चाहिए? और IFRS 9 आई गॉट योर पॉइंट। बेसिकली ये जो डिपॉजिट्स हमने लिए होते हैं या फॉर दैट मैटर दिए भी होते हैं ना, तो उसकी कोई टर्म नहीं होती डिफाइंड, ठीक है, कि जी हमने ये 5 साल तक आपको दे दिए या 3 साल तक दे दिए। जो नॉन करंट की क्लासिफिकेशन है ना, उसकी सबसे बेसिक कंडीशन जो है ना, वो राइट टू डेफरल है, कि आपके पास राइट टू डेफरल हो, कि जी आपने ये चीज़, ये पेमेंट आपने 2 साल बाद करनी है, उससे पहले नहीं करनी, 3 साल बाद करनी है। ये जो होते हैं, ये रनिंग सॉर्ट ऑफ आपका एक अरेंजमेंट चल रहा होता है, डिफरेंट जो है ये एक्सचेंज कंपनीज फॉरेन, उनके साथ चल रहा होता है, और दैट कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी पॉइंट इन टाइम। तो नॉर्मली जो मैंने नहीं, एसपीपी रेगुलेशंस तो ये है कि आपने मेंटेन करने हैं व्हेन यू आर डीलिंग विद दोज कंपनीज ना, तो आपकी बिजनेस तो चल रही है उनके साथ, हाँ बिजनेस तो चल रही है, लेकिन डिपॉजिट्स जो है दे आर नॉट लिंक्ड विद एनी टाइम पीरियड बेसिकली ना, एंड दीज आर नॉर्मली क्लासिफाइड एज करंट। आप ज्यादातर एक्सचेंज कंपनीज के उठाएंगे फाइनेंशियल जी, इजलास साहब जी दे, हाँ जी जरूर, माइक दें इजलास साहब को। क्योंकि वो जो लीगल लाइबिलिटी है दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी अंडर अ स्टैट्यूट है दैट इज लीगल लाइबिलिटी, डज नॉट फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो इसलिए वो एमोर्टाइजेशन की रिक्वायरमेंट वहां एप्लीकेबल नहीं होती। जो स्टैट्यूटरी, आप जैसे स्टैट्यूट की वजह से आपने कहा ना, वो वहां वो एमोर्टाइजेशन इज नॉट एप्लीकेबल। नहीं, आपने अंडर लॉ कहा ना, एसबीपी लॉ के अंडर रिक्वायरमेंट है, दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, इसमें इसको इस तरह हम कर लेते हैं, अगर तो ऐसा कोई डिपॉजिट जो है, अगर दैट इज बीइंग क्लासिफाइड एज ए नॉन करंट, तो फिर तो अमोर्टाइजेशन फर्ज है, ठीक है जी, फिर तो आपको अमोर्टाइजेशन लगानी पड़ेगी। फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये इसका टेन्योर क्या है, उस हिसाब से आप उसको वो करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे, वो सारा कुछ करेंगे, ठीक है जी। लेकिन उसको, उससे भी आप बच सकते हैं अगर आप ये कहें कि जी उसका इम्पैक्ट इमटेरियल होगा, कोई खास मटेरियल इम्पैक्ट नहीं होगा कंसिडरिंग द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इन दैट केस इट इज़ बेटर कि आप डिस्क्लोजर दे दें कि जी इम्पैक्ट नहीं होगा।
लेकिन अगर आपने नॉन करंट क्लासीफाई किया है तो फिर IFRS 9 कहता है कि दैट नीड्स टू बी कैरीड एट द अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। जी वो नॉर्मली हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन बास का ये होता है कि आपके कुछ ऐसी अनयूजुअल आइटम्स होती हैं, जैसे आप गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स एसेट्स हैं, या आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हैं उसके ऊपर डिविडेंड इनकम है या प्रॉफिट्स आते हैं, तो ये जो WPPF है, ये लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये लॉ में ही है जी, लॉ में है एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन हो सकती है। एक्सक्लूजन्स हैं लॉ में, एक्सक्लूजन्स हैं लॉ में। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो प्रॉफिट कंपनी का जिसको अर्न करने में वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, दैट प्रॉफिट जो है दैट इज द प्रॉफिट विच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ WPPF। उसमें एक्सेप्शंस हैं लॉ के अंदर ही दी हुई है। सही सही जी। सेकेंडली जो WWF है, इसमें बास का कंपनी के पास एम्प्लॉइज नहीं होते, यानी डायरेक्टर से डील कर रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री है, इस केस में WWF एप्लीकेबल होगा? वही सवाल है सेम क्वेश्चन। देखिए, जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं ना, जिस क्लाइंट का, जी। पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सारी अकाउंटिंग उन्होंने करनी है, सारी कंप्लायंसेस उन्होंने करनी है, ठीक है, वो सारा कुछ करके बैठे हुए हैं। वी आर गोइंग टू चेक ऑल दोज एक्टिविटीज बेसिकली। अगर वो WWF की उन्होंने प्रोविजन नहीं की, दे आर क्लेमिंग कि हम पे एप्लीकेबल नहीं है, तो एज ऑडिटर्स वी नीड टू चेक इट कि जी कहाँ है, बताएं कौन सा लॉ, कौन सी क्लॉज कहाँ लिखा है, ठीक है। और अगर देयर इज सम इंटरप्रिटेशन इशू और हम कहते हैं यार लगना है, वो कह रहे हैं नहीं लगना, देन यू नीड टू सीक लीगल एडवाइस, लीगल ओपिनियन, ठीक है। अगर लीगल ओपिनियन ये आ जाता है कि जी क्लाइंट सही कह रहा है तो आप सेफ हैं। अगर लीगल ओपिनियन आता है कि नहीं जी ये तो लगना है और क्लाइंट स्टिल नहीं लगा रहा, फिर वही सारी मटेरियलिटी ऑल दैट। सर आपकी इसमें इंटरप्रिटेशन क्या, आपने भी शायद कोई ऐसा केस फेस किया हो जिसमें एम्प्लॉइज नहीं है और उसमें है, क्योंकि लॉ को देखते हैं वो तो कहता है अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप टैक्सेबल व्हिच इज हायर टू। देखिए, इसमें जब हम लॉस की बात करते हैं ना, तो बहुत सारी जगहों पे लॉ की लैंग्वेज इस तरह की होती है कि वो उसकी इंटरप्रिटेशन के इश्यूज आते हैं, ठीक है। एक ही बात को 3 बंदे या 5 बंदे डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। ये आपकी कोर्ट्स में केसेस ऐसे तो नहीं ना पड़े हुए, बड़े पड़ी हैं कोर्ट्स, इसी वजह से पड़े हुए हैं कि ये कहता है, मैं कहता हूँ मैं तो इसको से ये समझा, वो दूसरा कहता है मैंने ये समझा। तो ये है सारे केसेस। एज ऑडिटर्स जो है वो हमने देखना है कि जिस एंटिटी का हम ऑडिट कर रहे हैं उसकी नेचर ऑफ सर्विस क्या है, फिर हमने जाके लॉ पढ़ना है। हमने क्लाइंट पे थोड़ी डिपेंड करना है कि जी आपने कह दिया सो ठीक है, हमने पढ़ना है जाके लॉ, हमने देखना है कि जी लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है, इस पे लगता है नहीं लगता। अगर मैं क्लियर हूं कि लगता है तो ऑब्वियसली मेरा ये पॉइंट है, मैं समरी ऑफ ऑडिट इश्यूज में ले जाऊंगा, मैं कैलकुलेशन करूंगा, मैं अपने पॉइंट के साथ बताऊंगा कि इसका इतना इम्पैक्ट है, आप क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे, ठीक है। और वो दे स्टिल क्लेम कि जी हम तो नहीं रिकॉर्ड करें क्योंकि हमारे पे नहीं लगता। हमारा जो अपना एडवोकेट है जो विद इन द कंपनी है, उसने हमें बताया कि ये नहीं लगना, हम कहते हैं जी हम नहीं उस पर रिलाई करते, वी विल सीक लीगल ओपिनियन ऑन दिस। वो जो भी प्रोसीजर है वो हम पूरा अप्लाई करेंगे और उससे इस्टेब्लिश करेंगे, या हम एग्री करेंगे उनके साथ या हम डिसएग्री करेंगे। अगर हम एग्री करते हैं तो रोला ही खत्म, अगर हम डिसएग्री करते हैं तो फिर ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट एंड ऑल दैट वो हमें देखना पड़ेगा। जी ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश करते हैं कि सर्विसेज को भी अप्लाई होता है। अब ये जलाल साहब भी इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं। WWF इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया कि सर्विसेज के ऊपर भी अप्लाई होता है। WWF नहीं हो नहीं सकता ना, ऐसा हो नहीं सकता। सर मेरे जो क्योंकि QCR जो पिछले जितने भी इनके अंडर मैंने करवाए, इन्होंने पॉइंट्स देखिए लीगल जो है ना, लीगल टेक्निकलिटीज में ना हम जाए, हम प्रोसीजरल डिस्कशंस कर रहे हैं ना, हम प्रोसीजरल डिस्कशंस कर रहे हैं। अब सर्विसेज में भी देयर आर वैरायटी ऑफ सर्विसेज, हो सकता है किसी पे लगता हो ना लगता हो, वी डोंट नो। लेकिन पॉइंट ये है कि जिस क्लाइंट का हम ऑडिट कर रहे हैं वहां पे हमने जरूर चेक करना है कंप्लायंस, कि लगता है कि नहीं लगता, और वहां पे अगर क्लाइंट लगा रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगा रहा तो फिर हमें देखना है कि क्यों नहीं लगा रहा, और हमें या उससे एग्री करना है या डिसएग्री करना है। और ये सारा कुछ जो हम कर रहे हैं इट नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि ये डॉक्यूमेंटेशन हर चीज की जरूरी है। अगर मैंने सारा काम कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, देखें
रिव्यू का जो है ना जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि कोई इंडिपेंडेंट रिव्यूअर ऑफ दिस सिमिलर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट वो आपके कागज देखे और उसी कंक्लूजन पे पहुंच रहा हो जिस पे आप पहुंचे हैं। पहले तो मैंने पहुंचना है ना कंक्लूजन पे। अगर मैं सारा काम करके डॉक्यूमेंटेशन करके मैं सेटिस्फाइड हूँ कि जी ओके आई एम गुड टू गो, मैं मेरी इस पे है रिलायंस ओके, तो कोई भी आकर रिव्यू करेगा आई विल एक्सप्लेन इट टू हिम एज वेल। मेरी फाइल खुद ही, बल्कि असूलन तो फाइल को खुद ही एक्सप्लेन करना चाहिए, मुझे तो नहीं एक्सप्लेन करना चाहिए। अप्लाई होना शुरू जा साहब ये तो भी रखो जानना जी चाह रहे हैं। ये तो भी रखो सेशन, ये सब्जेक्ट नहीं है भाई, नहीं ये पर्पस नहीं है यहाँ आने का। यहाँ आने का पर्पस ये है कि हम इन एरियाज को ऑडिट अगर कर रहे हैं तो हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हमें किस तरह इस सेक्शन को अप्रोच करना है, हम किस तरह जाके इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं यही मकसद है इसका। ये तो लीगल एडवाइस ले लें यार आप इसमें तो। हर एक लॉ की प्रॉपर उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, लॉ क्या कह रहा है और उसके मुताबिक वो लॉ फॉलो हो जाए, ये तो नहीं आता होगा। नहीं जी, ये अगर ऐसी कोई बात है, लेट मी रिस्पॉन्ड टू इट। बेसिकली अगर ये हमारे ज़हन में ये बात है कि लॉ की कंप्लायंस चेक करना हमारा काम नहीं है, तो दिस इज टोटल मिसकंसेप्शन। ठीक है, देयर आर स्टैंडर्ड्स विच रिक्वायर कि आपने लॉ की कंप्लायंसेस चेक करनी है। रिस्पॉन्सिबल नहीं है हम, लेकिन अगर कंप्लायंसेस चेक करते हैं हमें नजर आती है इशू क्या है कि कंप्लायंसेस, लॉ की जो नॉन कंप्लायंसेस हैं दैट मे ट्रिगर फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स, मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? बेशुमार लॉ जिनका कंप्लायंस का बट फाइनेंशियल इम्पैक्ट उसका नहीं होता, जहाँ तक फाइनेंशियल इम्पैक्ट है उसको क्वांटिफाई करके उसके रिपोर्ट डालें। सर ये तो चेक करने के बाद ही हम इस्टेब्लिश करेंगे ना, उससे पहले कैसे कर सकते हैं हम पहले चेक करेंगे फिर देखेंगे इसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट है कि नहीं है। पहले तो हम चेक करेंगे कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही है, वेल एंड गुड, नहीं हो रही फिर हम असेस करेंगे कि इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है। सो वी हैव टू चेक कंप्लायंसेस, ये स्टैंडर्ड है इसके ऊपर पूरा एक। हाँ जी जी आगे चलते हैं जी। सर एक छोटा सा क्वेश्चन ये था, आपने भी पहले रिस्पॉन्ड किया है, मैं चाह रहा हूँ जलाल साहब का पर्सपेक्टिव आ जाए इसके ऊपर। यूजुअली ये बड़ा प्रॉब्लम फेस होता है कि जो टैक्स रिलेटेड मैटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक्सपेंसेस की वाउचिंग कर रहे हैं तो बहुत सारी पेमेंट्स कैश में हो रही होती हैं एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड स्पेसिफाइड बाय द लॉ। सिमिलरली बहुत सारी एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसके ऊपर विदहोल्डिंग नहीं हो रही, या कुछ ऐसी लाइबिलिटीज हैं, जैसे मैं बात करूं WWF की, वो आपने नेक्स्ट ईयर रिटर्न के साथ पे करनी होती है, बस का पे नहीं होती, तो लॉ ट्रिगर करता है कि आपको 15% पेनल्टी देनी पड़ेगी। इस केस में जिनका इम्पैक्ट आता है लॉ को नॉन कंप्लायंस करने पे, कोई फाइन्स हैं, डिफॉल्ट सरचार्ज है, क्या इसका इम्पैक्ट हमें असेस करके देखना पड़ेगा कि मटीरियल है या नहीं है, फिर उसको डिस्पोज ऑफ करना ये वही पड़ेगा? सर वही पहले ये वाला ही थोड़ा सा सवाल है। इसके ऊपर देखें जी जो बिल्कुल। पेनल्टीज है ना, पेनल्टीज का रिकॉर्डिंग नहीं होती अनटिल दे आर इम्पोज्ड। ठीक है ना, ये काउंटिंग है उसकी। ठीक है। पेनल्टी इस तरह की जो पेनल्टीज है जब तक इम्पोज नहीं होती उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती। ठीक हो गया। नॉन कंप्लायंसेस हैं, अब नॉन कंप्लायंसेस के केस में मतलब ये कि आपने बहुत ऑडिट किए होंगे, बड़ा आपने देखा होगा कई जगहों पे आपने हाईलाइट किया कि ये आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, आपको पेनल्टी लग सकती है। 3 साल बाद भी आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं ये लग सकती है, मतलब लगी तो है नहीं है, पिछले साल ही लगी, उससे पिछले साल लगी, निकल गई, असेसमेंट फाइनलाइज हो गई, फिर लॉ ऑफ लिमिटेशन आ गया, जो 5 साल से पुराने आपकी जो टैक्स असेसमेंट्स हैं वो आप खोल ही नहीं सकता डिपार्टमेंट। ठीक है, तो मैं अगर प्रोविजन करवाऊंगा कल को मैं ही कह रहा हूँ रिवर्स करें जी, इसको फायदा ही नहीं है ना उसका, कोई उसकी अकाउंटिंग ही नहीं बनती। अच्छा, तो नॉन कंप्लायंसेस जो है यू हैव टू रिपोर्ट इट। ओके सर, एक तो है ये पेनल्टीज की बात कर रहे हैं, एक नॉर्मली ये भी है सेल टैक्स टाइम पे नहीं होता, आपको पता है, उसके ऊपर भी एज पर वो डिफॉल्ट चार्ज है काइबर के बेस पे है, इस केस में भी वो एप्लीकेबल नहीं होता सर ये सारा असेसमेंट से रिलेटेड है ना, एक ही सवाल है, इसको आप अच्छा बदल ले, लेकिन सारा असेसमेंट से। नहीं, मैं आप दूसरी अगले पॉइंट पे आ रहा हूँ कि ऐसा ही केस एक था कि एक एग्रीमेंट में ये लिखा गया था, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल था
आप अगर लोन की पेमेंट टाइम पे नहीं करते तो आपको 4% पेनल्टी है। कंपनी ने पेमेंट्स को लेट कर दिया, गवर्नमेंट से ये लोन था, लेकिन उसकी जो 4% पेनल्टी थी कंपनी ने एज ए प्रूडेंस उसको डिस्क्लोज कर दिया एज ए कॉन्टिजेंसी। लेकिन इसके ऊपर रिव्यूअर का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था, उसने इसको कहा कि इसकी प्रोविजन होनी चाहिए 4% पेनल्टी की। देखिए अब इस इसमें केस को आप कैसे मैं आपको देखते हैं? प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो शेयर कर देता हूँ इसके ऊपर। लोन वो सब्जेक्ट टू मार्कअप, और जो डिफॉल्ट अगर आप करेंगे तो यही 4%। यू आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक सेक्टर लोन्स बेसिकली। यस, तो उस केस में पब्लिक सेक्टर जो है ना, उसमें बोथ आर गवर्नमेंट। जिसने पेनल्टी लगानी है वो भी गवर्नमेंट है, जिसने देनी है वो भी गवर्नमेंट है, क्योंकि उसी का आधार है ना। उसमें जो एंटिटी की अपनी मैनेजमेंट है वो कहती है कि जी ये डिफॉल्ट जो हैं ये इसलिए हैं कि हमारे जो है वो हमने लोन्स अप्लाई किए थे गवर्नमेंट से, वो पेंडिंग हुए हुए हैं, वो आएंगे। हमारी जो हमने जो बिजनेस एक्टिविटी हम जो कर रहे थे, जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो भी रुके हुए हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं थे, इसलिए मतलब इट वाज ए सम सॉर्ट ऑफ फोर्स बिल्कुल। मेजोर समथिंग लाइक दिस। तो वी विल रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि जी आप ये वेव ऑफ कर दें, हम उनसे कहेंगे कि आप रिस्ट्रक्चर कर दें, लॉन्च ऑन थिंग्स लाइक दिस, ठीक है। उस केस में और बीइंग ऑडिटर हमने कंफर्मेशन भेजी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, लेट्स से उसकी थी कंपनी, उन्होंने लोन का बैलेंस सिर्फ कंफर्म करके भेज दिया। दे आर नॉट डिमांडिंग, दे आर नॉट कंफर्मिंग पेनल्टी अमाउंट। अगर वो भी कंफर्म कर देते हैं कि जी ये पेनल्टी बनती है तो दैट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड। अगर वो कंफर्म नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि जी हमारे मसले मसाइल इस तरह के थे कि हमने उनको रिक्वेस्ट करना है गवर्नमेंट को, अल्टीमेटली जब हम लोन्स पे करेंगे हम साथ रिक्वेस्ट भेज देंगे कि जी आप वेव ऑफ कर दें, तो उस केस में इट्स अ कंटीजेंट मैटर ना। ओके, ठीक है, उस केस में अभी इम्पोज ही नहीं, उन्होंने पेनल्टी की बात वही है कि जब इम्पोज होगी तो आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। इस केस में मैं आपकी बात से बिल्कुल कंकर करता हूँ। ये सिमिलर टाइप की करस्पॉन्डेंस भी हुई थी कंपनी और बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ जो गवर्नमेंट के थे, लेकिन जब रिव्यू ने फाइल रिव्यू की उसने ये पॉइंट का बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया। जितनी भी करस्पॉन्डेंस थी रिगार्डिंग दिस मैटर वो भी उन्होंने डिसरिगार्ड की। उन्होंने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है और आपने पेमेंट टाइम पे नहीं की, ये कॉन्टिजेंसी नहीं बनती, आपको प्रोविजन करनी चाहिए थी। और ये मैटर पे आगे बोर्ड में भी डिस्कस हुआ है और ये बोर्ड ने भी मेरा इस पे ये पर्सपेक्टिव है, आई थिंक कंटीजेंसी इज मोर देन इनफ। मोर देन इनफ। इसी पे एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि सर अगर हम इस तरह से देखें कि इनकम टैक्स रिटर्न्स का जो इशू है या किसी किस्म के सरचार्ज का इशू है, वो तो डीम्ड असेसमेंट से पर्टेन करता है। अगर एफबीआर दोबारा से असेस नहीं करता तो जो आपने फाइल कर दिया वो डीम्ड असेस्ड है और आप पे सरचार्ज की लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, हमने लोन लिया है, तो उसने जब भी फाइनली फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज होगा, उसकी एक फाइनल सेटलमेंट बननी है, तो उसने अल्टीमेटली अकाउंट फॉर हो जाना है, वो हमारा डीम्ड असेस्ड नहीं है। तो ऐसे केस में उसको तो हमें प्रोविजन बुक करना चाहिए। नहीं, वो भी 100% कहीं नहीं है कि हो जाना है, वो तो जब क्लोज होगा पता चलेगा। इसकी एक मिसाल जो है, ये लीजेस जब हम करते थे तो लीज की भी इंस्टॉलमेंट्स ओवरड्यू हो जाती थी, तो लीजिंग कंपनी जो है उनका तो मीटर चलना शुरू हो जाता था, उनकी वो रिकॉर्ड वो जो है कैलकुलेशंस करनी शुरू हो जाते थे कि ये आपका जो है पीनल मार्कअप और डिफॉल्ट सरचार्ज। लेकिन हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं अपनी लाइफ में कि जब लीज कंप्लीट हुई है तो उन्होंने वेव ऑफ कर दिया कि चलो ये हम नहीं लेते आपसे, छोड़े इसको। तो ये जब तक कि वो इम्पोज नहीं करते, जब तक वो आपको कहते नहीं है कि आप पे करें, उस वक्त तक नहीं है पेनल्टी। ये हमने डिस्कस कर लिया है जी, जो भी रेलिवेंट अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, जो भी है उसके हिसाब से आपने देखना है। इसमें मैंने मिसाल ऐड की कंट्रीब्यूशन पेएबल टू प्रोविडेंट फंड, अगर वो अदर पेएबल में आ रही है तो ऑब्वियसली आपको फिर प्रोविडेंट फंड की पॉलिसी देखनी होगी, एम्प्लॉय से डिडक्शन कितनी हो रही है, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन कितनी है, हर महीने जो है वो जारी है, आखिरी माह की जो है वही आउटस्टैंडिंग में खड़ी है। फिर उसकी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि विद इन अ फोर्टनाइट दैट शुड बी पेड टू द फंड बेसिकली, फिर उसमें आपने उसकी कंप्लायंस भी देख लेनी है। रीजन फॉर नॉन पेमेंट और लेट पेमेंट ऑफ एनी सच अमाउंट इज इंक्वायर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड, अगर कोई मसला मसाइल है इस तरह का। ये फाइनलाइजेशन स्टेज पे वही जितनी भी एग्जीक्यूशन एरियाज हैं उसमें अगर कोई आपने काम किया है, कोई एडजस्टमेंट निकली है, कोई डिफरेंस निकला है, यू नीड टू डिस्कस विद द मैनेजमेंट, और जो अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट है वो फिर बुक्स में रिकॉर्ड होगी अगर वो एग्री करेंगे तो, अगर नहीं करेंगे तो फिर आप उसको ले जाएंगे अपने समरी में। वर्किंग पेपर्स बार बार ये मैं लिस्ट इसलिए शामिल कर रहा हूँ कि किसी भी सेक्शन की कंप्लीटनेस जो है वो इसी से पता चलेगी अगर ये सारे कागज उसमें
लगे होंगे। और ये कागज जो लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि सारे प्रोसीजर्स भी जो रेलेवेंट है या क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, वो परफॉर्म है। ऑडिट प्रोग्राम, लीड शीट, सब लीड शीट, पार्टी वाइज लिस्टिंग, मूवमेंट स्केजुअल, एज एनालिसिस, अक्रूड एंड अदर लाइबिलिटीज की डिटेल, सैम्पलिंग शीट्स लगी होनी चाहिए, कंफर्मेशन कंट्रोल समरी, कॉपीज ऑफ कोरियर स्लिप्स और जो कंफर्मेशन आई हैं वो, कंपैरिजन ऑफ बैलेंसेस, रिकंसिलिएशन ऑफ डिफरेंसेस, alternate procedures, copies of relevant workings, calculations, जैसे हमने WPPF, WWF के केस में देखा, other relevant supporting documents कुछ भी जो आपको वो दे रहे हैं उसकी सपोर्ट में, audit findings, notes in respect of important relevant information, work done, conclusion. नेक्स्ट जो है जी वो हम डिस्क्लोजर देख रहे हैं, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें ट्रेड एंड अदर पेबल्स में आ रहे हैं, ये उसकी पॉलिसी है जी और ये उसका नोट है। इसमें WPPF की ये सब नोट है, उसमें मूवमेंट वो दिखा रहे हैं कि जी ओपनिंग का ये था, ये प्रोविजन फॉर द ईयर है, ये जो फंड्स यूटिलाइज बाय द कंपनी थे उस पर मार्कअप या इंटरेस्ट ये है, पेमेंट ड्यूरिंग ईयर ये हुई है और क्लोजिंग ये है। क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू प्रोविजन फॉर द ईयर, मीन्स के पिछला पे ऑफ हो गया। ये कोई रिलेटेड पार्टी का था, एडवांसेस में शामिल था उसका, WPPF पेबल विदहोल्डिंग इनकम टैक्स पेगा, हम देखते हैं आगे वर्किंग पेपर्स हैं। लेट पेमेंट की होगी तो वो नोट हो जाएगा कि जी लेट पेमेंट किया, नॉन कंप्लायंस नोट है जी। ये वर्किंग पेपर्स देख लेते हैं जी हम, ये लीड शीट है जी हमारा ट्रेड एंड अदर पेबल्स का, ये उसका ब्रेकअप भी है, मूवमेंट भी है हेड वाइज, कैरेक्टर्स की लिस्टिंग है जी, सिर्फ ऊपर से एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। उसके बाद सैंपल साइज हम डिटरमिन कर रहे हैं, ये सिर्फ उतना ही पोर्शन है जितना दिखाना है मैंने। ये सैम्पलिंग आपकी जो भी मेथोडोलॉजी है, यू नीड टू फॉलो दैट मेथोडोलॉजी, ठीक है। उसमें मोटी सी बात ये है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि population divided by your performance materiality into the required level of assurance, that will be the sample size. और उसको सैंपल को आपने सेलेक्ट कैसे करना है, यू कैन यूज डिफरेंट मेथड्स, बट यू नीड टू डॉक्यूमेंट दैट मेथड कि जी आपने किस तरह सेलेक्ट किया है। अच्छा जी, ये कंट्रोल शीट आ गई जी, ये कोरियर स्लिप नंबर, कब ये उसकी डेट पता नहीं मिस होगी, डेट शायद इसमें डेट ऑफ कंफर्मेशन सेंट, यस। उसके बाद रिसीट है जी, 2 की आ गई, 1 की नहीं आई। ये फिर उसका कंपैरिजन है जी, 2 की आ गई थी, बैलेंस एग्रीड है, 1 की नहीं आई थी, अब उसमें सब्सिक्वेंट अल्टरनेट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे, ये हम लगा रहे हैं जी अल्टरनेट। ये उससे टोटल रिसीवेबल था और ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए इतनी जो है, सॉरी पेएबल था, ये इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए ये पेमेंट हो चुकी है सब्सिक्वेंटली 43 मिलियन की, और बैलेंस 45 मिलियन रहता है। अब बैलेंस 45 मिलियन जो रहता है वो हमें फिर सोर्स डॉक्यूमेंट से ट्रेस करना है। इसमें ये 2 इनवाइसेस आई हैं, एक जो लास्ट इनवाइस है वो फुल अमाउंट आउटस्टैंडिंग खड़ी है, उससे जो पिछली इनवाइस है वो पार्शल आउटस्टैंडिंग है, पार्शल पेड है। एक्रूड एक्सपेंसेस है जी, इसमें ये डिफरेंट लाइन आइटम्स, डिफरेंट उसके अकाउंट एक्सपेंसेस की नेचर डिफरेंट आ रही है, उसका ये मूवमेंट स्केजुअल भी है, ब्रेकअप भी है। उसके बाद ये सब्सिक्वेंट उसका हम चेक कर रहे हैं कि सैलरीज जो है वो फला डेट पे इस तरह से पेमेंट्स हो गए, 100% पेमेंट हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की ये पेमेंट इस तरह से हो गई है। मैंने 1-2 आइटम ही दिखाए हैं, जस्ट आपको डेमो ही देना था एक। क्या हुआ जी? अच्छा जी, ये विदहोल्डिंग टैक्स है जी, ये डिफरेंट सेक्शन के तहत कटता है, फिर वो क्लोजिंग में पेबल खड़ा था, फिर पेमेंट हो गई। ये मूवमेंट स्केजुअल भी है, उसका सेक्शन वाइज ब्रेकअप भी कह लें।
और ये जो बाद में इन्होंने जमा करवाया है उसकी CPR नंबर वगैरह से देख लिया है, CPRs देख लिए हैं, ये बाद में जमा हो गया है और 96% तो पता चल रहा है कि जमा हो रहा है जी। ये WPPF की कैलकुलेशन है, और इसमें पहले जो है प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ WPPF वो कैलकुलेट किया गया है। सॉर्ट ऑफ जो अकाउंट्स में प्रॉफिट आ रहा है वही है, लेकिन इसमें फ़र्क जो है वो WPPF का ही है, क्योंकि अकाउंट्स में WPPF की प्रोविजन आ रही है, यहाँ हमने ओबियसली कैलकुलेशन में नहीं लेनी, तो वो फ़र्क है। उसके बाद उसका 5% कैलकुलेट कर लिया है। ये जो है एलोकेशन की जो मैं बात कर रहा था कि ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, ये उनके यूनिट्स हैं। ऊपर जो है वो हमारी प्रोविजन आ रही थी 79 मिलियन की, और उस पर जो 102 दिन बाद ये पेमेंट हो रही है तो उसका इंटरेस्ट आ रहा है, वो मिला के टोटल जो है वो 85 मिलियन पे करना था वर्कर्स को। ये यूनिट्स बन गए टोटल 3,722, और पर यूनिट जो है वो 22,881 रुपये जो है वो निकल आए। और उसको जब आपने हर कैटेगरी में डिवाइड किया तो 60 मिलियन फर्स्ट कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ को जाएगा, 16 मिलियन सेकंड कैटेगरी के, और 8.4 मिलियन थर्ड कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ को जाएगा। फिर साथ ही पर एम्प्लॉय भी चेक कर लिया ताकि जो थ्रेशोल्ड है, जो लिमिट है, अपर लिमिट, उसको हम देख लें। तो इसमें नोट आ रहा है कि मैक्सिमम एलोकेशन एज पर कैलकुलेशन इज विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट, जो कि 4 टाइम्स ऑफ द मिनिमम वेजेस है। ये नीचे सारा उसका वर्क डन है, उसमें ये एक्सप्लेनेशंस भी दी हुई है। अच्छा, ये पेमेंट जो ड्यूरिंग दी ये WPPF की हुई है, उस पर सैम्पलिंग लगाई, वो कह रहा था कि कुछ भी ना करें तो खैर है, लेकिन फिर भी टीम ने 2-3 सैंपल देख लिए। ये उसकी पेमेंट वेरिफिकेशन कर ली जो एम्प्लॉयज़ को पेमेंट हुई है। और ये WWF की कैलकुलेशन है जी। इसमें ये जो पर्टिकुलर केस है जहाँ से ये लिए वर्किंग पेपर्स, उसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट या डीम्ड इनकम विच एवर इज हायर, उसका 2% लगना। तो एक अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया, फिर डीम्ड इनकम कैलकुलेट की, और हायर जो है वो डीम्ड इनकम थी, उसका 2% जो है वो आपका WWF आ गया। रिक्वायरमेंट नीचे लॉ की आ रही है। अच्छा, ये है जी ओमिटेड लाइबिलिटी टेस्ट और सर्च फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने भी हमारी पेमेंट्स हैं, परचेजेस की, सप्लाईज की, एक्सपेंसेस की, उसका हम एक टर्नओवर डेज कैलकुलेट कर लेते हैं कि जी कितने को दिन में वो पेमेंट पिछली सारी ख़त्म हो जाती है और नया बिल्ड हो जाता है। तो वो उसकी कैलकुलेशन में अकाउंट्स पेएबल ये आ रहा है, इसमें ट्रेड पेएबल्स, एडजस्टमेंट फॉर एडवांस टू सप्लायर्स, एक्रूड एंड अदर लाइबिलिटीज, ये इम्पैक्ट लेके ओपनिंग क्लोजिंग उसका एक एवरेज। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल फिगर ले ली, ठीक है जी, जो कि ऑब्वियसली जो पेएबल में खड़ा है उसके अलावा जो उधर आ रहा है P&L में जो हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं, पेरोल आ गया, अदर एक्सपेंसेस आ गया, टोटल एक्सपेंसेस हमने कैलकुलेट कर लिए कि जी 119 मिलियन के थे समवट। उसको जब हमने टर्नओवर रेशियो में कैलकुलेट किया तो 7.75 आई, और जब डेज कैलकुलेट किए तो 48 आए। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, ये डेज हमने क्यों डिटरमिन किए हैं, क्योंकि हमने जो कैश और बैंक है उसके इतने दिनों की जो पेमेंट्स हैं वो हमने उठानी है, दैट विल बी आवर पॉपुलेशन, और उस पे हमने रैंडम जो सैंपल है वो सिलेक्ट करना है, कोई भी पेमेंट्स उठा के देखनी है कि वो पेमेंट्स जो हैं वो हमारे साथ से रिलेटेड है या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। अगर वो हमारे साथ से रिलेटेड है, सैंपल में आ जाती है कि हमारे साथ से रिलेटेड है, तो फिर हमें उसको ट्रैक करना है रेलेवेंट सेक्शन से कि वहां वो आ रही है कि नहीं आ रही। ये पॉपुलेशन जो एक्सट्रैक्ट की उसका ये टोटल 15.8 मिलियन बना जी। बड़ी लंबी लिस्ट थी, मैंने एंड पे सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लिया है। ये 48 डेज का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का जो भी उनके लेजर्स थे वहां से एक्सट्रैक्ट किया। सैंपल साइज सेलेक्ट किया, उन्होंने कहा जी एक आपका हाई वैल्यू आइटम आ रहा है और उसके अलावा आप 15 सैंपल कर लें। यहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट से जाके देखा कि जी ये पेमेंट जो है इनकी नेचर क्या है। पहली जो थी हाई वैल्यू आइटम, वो पता चला कि ये तो फंड ट्रांसफर है, ठीक है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो इस पे तो मजीद कोई काम करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये मैंने 3 सैंपल लिया है आगे सिर्फ डिस्कशन के लिए, उसमें भी एक जो है वो फंड ट्रांसफर है। अब जो बाकी 2 हैं उसका फिर आगे जाके ये चेक किया है
कि जी ये जो पहली आ रही थी जो पेमेंट आई है ये फाइनेंशियल ईयर जो हमारा ऑडिट का है 23 उससे रिलेटेड है कि नहीं है। तो हमने कहा जी यस उससे रिलेटेड है। अब जाके हमने पेबल सेक्शन से क्रॉस किया कि ये पार्टी जो है ये उधर आ रही थी कि नहीं आ रही थी, तो वहाँ पे ये पार्टी आ रही थी, उसका बैलेंस आ रहा था। सेकंड जो हमने उठाई पेमेंट वो सैलरी की निकल आई कि वो जुलाई के महीने की सैलरी थी नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ की। तो ऑब्वियसली ये 24 से रिलेटेड है, या हमने लिख दिया 24 से रिलेटेड है। उससे आगे एक और पार्टी की पेमेंट आ गई, उसको हमने देखा कि जी ये हमारे पास उधर आ रही है पेबल सेक्शन में, तो हमें वहाँ वो मिल गई, उसकी 100% पेमेंट ये आ गई। यहाँ तक ठीक है जी, क्लियर? जी एक क्वेश्चन मेरा था वो इससे रिलेटेड है, WPPF से है। इंटरेस्ट जो होता है डिलेड पेमेंट के ऊपर वो एज फाइनेंस कास्ट, जब आप उस साल की WPPF की प्रोविजन वर्कआउट करेंगे तो इसको ऐड बैक करके करेंगे या आप क्लेम कर सकते हैं माइनस करने के बाद मीन के एग्जैक्टली जो अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर WPPF लेंगे? इंटरेस्ट को ऐड बैक करना चाहिए। इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस आप कह रहे हैं कि लेंगे जी, कि जी। नहीं लेंगे? हाँ जी। नॉर्मली नहीं लेते, लेना नहीं चाहिए। फंड्स यूटिलाइज बाय द कंपनी है, तो दैट शुड नॉट बी डिडक्टेड बेसिकली। ओके। इसमें जो WPPF एक्ट कहता है वो कहता है कि जी ये विद इन 9 मंथ्स आपने पे करना है, जी जी लेकिन आपका जो मीटर है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो सही। हालांकि अकाउंट्स जाके होते हैं फाइनल की अगस्त जी सितंबर बिल्कुल। में, हाँ जी लेकिन वो कहते हैं कि आपका मीटर स्टार्ट हो सही। जाएगा। और सेकंड ये चीज़ है कि अब पहले तो ये नहीं होता था, अब जो लेवी का कॉन्सेप्ट आ गया कि लेवी आप सेपरेटली डिस्पोज करते हैं और एज वो अगले 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 टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। नहीं उसका लिंक डेफर टैक्स में करते हैं इसी के साथ लिंक था, अच्छा WPPF के साथ। अब अगर देखा जाए तो WPPF वर्कआउट था, आपने कहा जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, तो इसको भी वो ट्रीट करते हैं कि ये लेवी एज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो जब WPPF वर्कआउट करेंगे तो फिर माइनस करेंगे लेवीज को या नहीं करेंगे? कौन सी लेवीज? लेवी WWF? टैक्स वाली लेवी है, फॉर एग्जाम्पल FTR पे जो टैक्स आपका होता है, ये मिनिमम टैक्स है जो अभी इफ्रक की मैं बात कर रहा हूँ। बेसिकली देखिए उसमें टैक्स ट्रीटमेंट और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का फर्क है। हाँ जी IAS 12 कहता है दैट इज अ लेवी, लेवी। आपका टैक्सेशन सिस्टम कहता है दैट इज अ टैक्स। ठीक है, तो आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ योर सही। प्रोविजंस। तो इस केस में प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है, लेकिन देखा जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब यह है कि लेवी तो ऊपर आ गई। बिफोर टैक्स एंड लेवीज कह लें, वो यानी टैक्स के अच्छा। पॉइंट ऑफ व्यू से तो दैट इज पार्ट ऑफ टैक्स ना। हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट कौन सा लेना है। नहीं इस केस में आपने प्रॉफिट लेना टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है या अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है? टैक्स पॉइंट टू वर्क आउट WPPF टैक्स पॉइंट टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके थैंक यू। अकाउंटिंग और टैक्स विच एवर इज हायर, वो जो लॉ है वो ये कहता है कि आपने उठाना है। ठीक है, तो जो टैक्स में ट्रीटमेंट है वही जाहिर है आप अकाउंटिंग में करेंगे। वो दूसरे केस में है WWF में, विच आई वाज हायर। इस केस में हायर नहीं है, इसमें तो अकाउंटिंग प्रॉफिट WPPF में आप कह रहे हैं? WPPF में। हाँ, WPPF में भी ऑब्वियसली वो टैक्स आप नहीं लेंगे क्योंकि दैट इज अ टैक्स एज पर लोकल लॉस ना, तो लोकल लॉस प्रिवेल करेंगे। जब आप WPPF कैलकुलेट करेंगे तो वो आप उसमें नहीं लेंगे। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही है, बार बार हम इसको एम्फोसाइज कर रहे हैं और जब तक सेशन चल रहा है करते रहेंगे। ऑडिट प्रोग्राम्स बड़ा ज़रूरी हैं। अच्छा, इसमें जो गलती हम कर रहे हैं ना, अक्सर और बेशतर मैं देखता हूँ कि हम अपने हाफजे, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने नॉलेज की बेस पर प्रोसीजर परफॉर्म करके लगा देते हैं और बाद में किसी को कहते हैं यार ये प्रोग्राम भर के लगा दो फाइल में। तो ये बिल्कुल मिस यूज़ है ऑडिट प्रोग्राम्स का। ठीक है जी, हम जो है जितने भी इंटेलिजेंट हों, हम सारे प्रोसीजर्स याद नहीं रख सकते किसी भी सेक्शन के। सो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ये है कि आपका किसी भी सेक्शन में एग्जीक्यूशन जो है दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम द ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम ही आपको बताया कि जी आपने क्या करना है। वो कहते हैं जी लिस्ट ले लें, आपने कहा जी ले ली। वो कहते हैं जी इसकी मूवमेंट ले लें, आपने कहा जी ले ली। वो कहते हैं एज एनालिसिस ले लें, आपने कहा जी ले ली, ये लगा दी। वो कहते हैं इसकी टेस्टिंग कर लें। अब वहां पे मैंने लिखा यस कर ली, लेकिन लगी नहीं हुई नीचे। क्यों? क्योंकि मैंने किया नहीं था काम, लेकिन बाद में ऑडिट प्रोग्राम मैंने फिल किया तो मैंने उसमें यस कर दिया। क्योंकि अगर मैं नो करूंगा तो वो तो फौरन ही पकड़ा जाएगा कि यार इसमें नो आ गया है। तो कोई भी रिव्यू करेगा तो फौरन ही पॉप आउट हो जाएगा कि ये तो इसमें नो आ रहा है। तो इसलिए ऑडिट प्रोग्राम को जरूर यूज करें। वर्किंग पेपर्स की फिगर्स एग्रीड होनी चाहिए, सैम्पलिंग शीट यूज करें
और सैंपल जब भी आप वेरीफाई करें तो वो उससे कम ना हो जो आपकी अप्रोच कह रही है, जो भी साइज वो डिटरमिन कर रही है। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उस सेक्शन में जो है वो डॉक्यूमेंट करने की हमें आदत होनी चाहिए कि वहाँ ज़रूर हम डॉक्यूमेंट करें, क्योंकि इसमें मैंने एक प्रेजेंटेशन में लिखा था कि हम बंदे नहीं साथ अटैच कर सकते फाइल के, ठीक है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ही होनी चाहिए वर्किंग पेपर्स के। जो भी बैलेंसेस आ रहे हैं वो भी आपने कंफर्मेशन लेके सिर्फ फाइल में नहीं लगानी, उसको इस्तेमाल करना है, उसको बैलेंसेस को कंपेयर करना है, कोई डिफरेंसेस हैं तो उस पर प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर्स को चेक करना है, उसके लिए डिस्क्लोजर चेकलिस्ट यूज करें, वर्क डन, ऑडिट फाइंडिंग, कंक्लूजन्स, रेफरेंसिंग, ये सारा कुछ जब आप कर लेंगे तो आपका सेक्शन जो है दैट विल बी प्रीटी मच कंप्लीट और सब्सटेंशियली कंप्लीट। QCR findings: fail to perform testing on the completeness and accuracy of accruals and provisions. ये omitted liability testing कह लें या search for unrecorded liabilities कह लें, कुछ भी कह लें, जिससे नेक्स्ट भी वही है, did not perform omitted liability testing procedure। किसी तरह से, यानी पहले वाले में ये हो सकता है कि पॉपुलेशन टोटल ना देखी हो, टोटल पॉपुलेशन लेके फाइल में ना लगाई हो, जिससे ये ना पता चल रहा हो कि आपने सैंपल सेलेक्ट कहाँ से किया है, कंप्लीटनेस को आपने इंश्योर नहीं किया। बस यही है। एनी एक सवाल ही नहीं Have any questions you may जी ask? एक छोटा सा क्वेश्चन था सर आपसे, ये अभी आपने बात की है प्रोविजन की कंप्लीटनेस है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे यूटिलिटीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में यूटिलिटी के बिल बहुत मटेरियल अमाउंट के होते हैं और लास्ट मंथ का बिल आपको जुलाई में आता है, लेकिन आपने प्रोविजन करनी है। अब उस बिल में आपको पता है एडवांस टैक्स भी होता है, सेल टैक्स जो इनपुट मिल जाता है। इस केस में जब प्रोविजन करेंगे टोटल बिल की करेंगे या जस्ट एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स एलिमेंट एंड एडवांस इनकम टैक्स? नेट भी कर सकते हैं आप। वो पेमेंट नहीं हुई है वो, इसलिए आप नेट ऑफ टैक्स करेंगे, जब एडवांस टैक्स पे होगा फिर आप रिकॉर्ड कर लें। लेकिन एक्सपेंस एज फार एज द एक्सपेंस इज कंसर्न वो तो पूरा ही रिकॉर्ड होगा ना। अगर आप एडवांस टैक्स करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे आप? एक तरफ एडवांस टैक्स और एक तरफ आप रिसीवेबल पेबल खड़ा करेंगे। वो तो रिसीवेबल तो एंट्री नहीं, जरूरत नहीं है उसकी। अच्छा, इसका मतलब नेट आप एंट्री कर लें, नेट कर, तो फिर एक्सपेंस में नेट ही बुक हो गया, वो तो ठीक है, एक्सपेंस तो नेट ही होना चाहिए। हाँ जी ठीक, थैंक यू जी। नहीं वो आपको फिर एस्टिमेट करना पड़ेगा ना। अच्छा, इसमें ना स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट ये है, व्हेन वी टॉक अबाउट कंफर्मेशंस, तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि कंफर्मेशन शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑडिटर्स। ठीक है जी, कि ये वो उसका जाना भी और उसका आना भी उस पर कंट्रोल ऑडिटर्स का होना चाहिए। ठीक है, अक्सर में अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो उसकी मकसदियत ही फौत हो जाती है ना। बैंक स्टेटमेंट तो आपको क्लाइंट दे रहा है और इन्फॉर्मेशन आपको क्लाइंट दे रहा है, इसका मकसद ये है कि आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करें उस पार्टी के साथ ना, थर्ड पार्टी के साथ। डॉक्यूमेंट करें, इफ यू कैन प्रूव विद योर डॉक्यूमेंट्स कि जी हम ही गए थे, हमारा ही बंदा गया था, वही जाके लेके आया है, तो इफ यू कैन प्रूव इट दैट्स गुड। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, कल की तरह 2-4 क्वेश्चन था। अच्छा सर, एक जो चीज़ मैंने मिस की है ट्रेड रिसीवेबल्स में और ट्रेड एंड अदर पेबल्स में, वो इम्पैक्ट ऑफ एक ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर हमने इम्पैक्ट ऑफ फैक्टोरिंग को कहीं कंसीडर नहीं किया कि यार अगर मैं फैक्टर करवा लेता हूँ अपना रिसीवेबल तो मैं उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करूँगा। तो सेकेंडली जो इसी तरह फॉरेन पार्टीज को मैंने पैसे देने हैं, फॉरेन बिल्स पेबल है मेरे, तो उससे रिलेटेड करके कर लें सवाल। जी सर, पहले का आप जवाब दें, क्या करना चाहिए खुद ही बता दें, अब आपने अगर बात छेड़ी है तो। सर मैं जो प्रैक्टिस में देख रहा हूँ वो तो नो डाउट हम उसे डिस्क्लोज कर रहे होते हैं इन कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, बट मैं बेसिकली प्रोसीजर्स के ऊपर आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हम उस चीज़ को वैलिडेट कैसे करें। एक फिगर है बिल्स डिस्काउंटेड की, हम उसके ऊपर क्या एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं? डॉक्यूमेंटेशन से ही कर सकते हैं आप वेरीफाई। अगर फैक्टरिंग की है, बैंक से रब्ता किया है, उसने आपकी वो सारी नेगोशिएशंस, एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट होगा, कोई उसने बताया होगा कि जी मैं
इतने % इस पे डिस्काउंटिंग करूंगा या अपने चार्जेस रखूंगा, वट एवर जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वहां से आप वेरीफाई करेंगे। उस अरेंजमेंट को ही वेरीफाई करना ना, दैट इज एन अरेंजमेंट बिटवीन योर कंपनी एंड द बैंक। तो उसको जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स है उससे वेरीफाई करें। इसी तरह फॉरेन बिल्स पेबल हैं सर मेरे। हम्म। अब एक तो ये चीज होती है कि हमारे अमूमी तौर पे जो इंपोर्ट्स होती हैं वो एलसीज के अगेंस्ट होती हैं। अब मतलब वो उसके थ्रू सिक्योर्ड तो होती हैं, मतलब वो एक्सटर्नल पार्टी के लिए तो सिक्योर्ड है कि जो हमें वो इंपोर्ट करके दे रहा है, और वो अगर हम पैसे नहीं देंगे तो वो बैंक से क्लेम कर लेगा व्हाट्सएवर जो भी। सर इस सिलसिले में कंफर्मेशन का एक पॉइंट है जो मेरे नज़र में है कि फर्म्स जो अमूमी तौर पे जो जिनका स्कोप ज़रा कम है, जिनकी वो वही बात है कि टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन भी है, कॉस्ट लिमिटेशन का फैक्टर है, तो अमूमी तौर पे कंफर्मेशन नहीं डिस्पैच की जाती फॉरेन पार्टीज़ को। तो ऐसी जगह पे फॉरेन पार्टीज को कंफर्म करने के लिए उनका बैलेंस एग्जिस्ट करता है उस डेट पे कि नहीं। हम सब्सिक्वेंट क्लियरेंस पे भी चले जाते हैं, हम दूसरे सोर्सेज पे भी चले जाते हैं, तो क्या ये रिलायबल है कि हम कंफर्मेशन डिस्पैच ही ना करें? देखें, अगर आप डिस्पैच नहीं कर रहे तो आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये वी नीड टू बी वेरी मच क्लियर ऑन दिस कि कंफर्मेशन इज अ मैंडेटरी ऑडिट प्रोसीजर दैट नीड्स टू बी डन बेसिकली, नो मैटर कि आपके फॉरेन सप्लायर्स हैं या फॉरेन कस्टमर्स हैं या लोकल सप्लायर्स हैं या लोकल कस्टमर्स हैं। अब जिस एज में हम हैं इसमें अब इतना मुश्किल नहीं है, अब ईमेल पे चली जाती है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ईमेल पे जवाब आ जाता है, तो ये करना लाजमी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। हाँ, ये पॉसिबिलिटी वही है फिर अगेन कि आपने कंफर्मेशन भेजी, रिमाइंडर भेजा, जवाब नहीं आ रहा, देन यू हैव टू रिजोर्ट टू योर अल्टरनेट प्रोसीजर्स। लेकिन ये आप कहना कि मैं भेजूँ ही ना, ये मुनासिब नहीं है। अच्छा सर, एक जी ऐसे, जी ऐसे ऐसे। थैंक यू। अच्छा सर, तीसरा क्वेश्चन सेल्स टैक्स पेबल के एंड पे है। अब सेल्स टैक्स पेबल में आपने कहा कि लास्ट मंथ में जो सेल्स टैक्स की आप रिटर्न देख लोगे उसके अंदर जो पेबल आ रहा है आप उसको देख लो कि जी वो बैलेंस शीट में रिपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। अमूमी तौर पे क्लाइंट्स के अनएडजस्टेड इनपुट टैक्स क्लेम्स होते हैं जो कि टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से क्लेम नहीं हुए होते। मैंने ये भी कहा था उसमें कि अगर डिफरेंसेस हो तो उसको आप रिकंसाइल कर लें। ऑब्वियसली एक्चुअली देखिए, सेल्स टैक्स लॉ में देयर इज अ प्रोविजन कि जो परचेजेज हैं वो आप 6 मंथ्स तक क्लेम कर सकते हैं। तो हो सकता है कि जुलाई की जो रिटर्न, सॉरी जून की जो रिटर्न है उसमें कुछ परचेजेज उन्होंने ना क्लेम किए हों, जो कि वो आपको दिखा देंगे कि हमने जुलाई में की है या अगस्त में की है। तो क्या होगा कि आप एक रिकंसलेशन बनाएंगे कि जी पेबल जो है अकाउंट्स में ये आ रहा है, इसमें प्लस माइनस करके तो ये रिटर्न में ये आ रहा है। सर क्या ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की उस पर्टिकुलर जो हमारा एक बेसिक पंच लाइन है कि यार यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग इनहांस होनी चाहिए, और नो डाउट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक यूजर एफबीआर भी है, ठीक है, हम वो सेल्स टैक्स पेबल को क्लाइंट ने नेट करके अपने अनएडजस्टेड क्लेम्स के साथ नेट करके रिपोर्ट कर दिया है। अब एफबीआर कहता है जी मेरा पेबल तो और था, आपने इसको कम कैसे कर दिया। नो डाउट वी हैव रिकंसिलिएशन, वी हैव रिकंसाइल्ड द फिगर, बट स्टिल डोंट यू थिंक कि ये रिपोर्टिंग पर्पस से एक लैग है कि इसको अलग से रिपोर्ट होना चाहिए? नहीं, दे आर एक्चुअली डूइंग द करेक्ट अकाउंटिंग ना। जब आप करेक्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं तो क्या लैप्स है? कोई लैप्स नहीं है। सेकेंडली, एफबीआर ने आपके अकाउंट्स नहीं यूज करने, उसने आपकी रिटर्न्स यूज करनी, ठीक है। और अगर एफबीआर भी कोई पॉइंट निकालेगा तो ऑब्वियसली दे विल offer their record or explanation or whatever. That is a separate activity altogether. Interest on WPPF sir, there is a requirement के जो unutilized आपने अभी पे नहीं किए और उन फंड्स को आपने यूटिलाइज किया है तो आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है 2.5% प्लस पॉलिसी रेट और 75% ऑफ डिविडेंड विच एवर इज हाई। The point here is interest on WPPF ड्यू बैलेंस शीट डेट पे हो जाएगा या वो लॉ के मुताबिक विद इन 90 डेज आपने पेमेंट करनी है तो 90 डेज के बाद होगा। एक चीज, आप शायद सो रहे थे उस वक्त, मैंने ये बताया था। सॉरी मैं शायद ये सवाल लिख रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि उसमें मीटर जो है वो 1 जुलाई से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट है कि 9 मंथ्स के अंदर पे होना है, बट जो मीटर है वो लॉ ये कहता है कि ये वर्कर्स का प्रॉफिट आपने इस्तेमाल कर लिया है। सिर्फ आखिरी सर बस करें यार, बाकी कर लेते हैं। आखिरी सवाल है, अक्रूड लायबिलिटीज में सर हम वेरिएंस एनालिसिस कर रहे होते हैं विद प्रायर ईयर, तो चूंकि अक्रूड लायबिलिटीज हम कह ही रहे हैं कि यार अगले मंथ पे हो जानी है, तो डोंट यू थिंक के विद मंथली कंपैरिजन विल बी मोर रिलायबल अकॉर्डिंग प्रोसीजर? आपको मंथली वेरिएंस से पता चल जाता है कि यार इस महीने में कुछ हुआ है, मुझे यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने।
वो क्रूड लाइबिलिटी में मंथली डिटेल नहीं आती, वो आपके उधर आती है, P&L में आती है। एक्सपेंस में जब आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, उसमें वन ऑफ द प्रोसीजर्स इंक्लूड के मंथ वाइज कंपैरिजन करके देखना, तो वो वहाँ उससे रेलेवेंट है वो। एनीवन एल्स? थैंक यू। छीन लिया गया है, अच्छा किया गया है, क्योंकि आप दरम्यान में वो सोए हुए सवाल भी कर रहे हैं ना।